Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning, very good morning. Good morning, Manjari ma'am. आपके चाहिए Good morning, ma'am. मुझसे? Good morning. Good morning. So मॅडम discuss आपण about व्हिडिओ the मॅडम data व्हिडिओ handling ऑफ using. ठेवायचा का? व्हिडिओ ऑफ ठेवला तर ऑडिओ ब्रेक नाही होणार. चालेल हाँ? म्हणजे का- हो हो, कारण की ऑडिओ थोडा ब्रेक होतो आहे. फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऑडिओ ब्रेक हो रहा है? Yes, ma'am. आणि आवाज ऐकू येतो का व्यवस्थित Yes, मॅडम? ma'am. आता व्यवस्थित येतो मॅम. Yes, आता ma'am. व्यवस्थित येतोय. नेटवर्क इश्यूज दिख रहा उनके तरफ से. मंजिरी मैडम, नेटवर्क इश्यू तो चलते रहता है बट मॅडम आता व्यवस्थित आहे. बोला मॅडम. नाउ यू आर ऑडिबल. व्यवस्थित आहे ना? ओके. आवाज नाही आला तर ताबडतोब सांगा, पोरांना सांगा हो हो. म्हणजे मग बरोबर. ओके, थँक्यू मॅम. ओके. So today we will discuss about the data handling using Microsoft Excel. There are number of packages, software packages available in market to handle data, to analyze the data, and using that particular software, you can perform your PhD work and you can get the result from that. Packages are there, but Excuse me, ma'am. आवाज without break using होता those ready-made Ma'am, आवाज नहीं आ पा रही packages, आपकी. you can use these particular Microsoft. Madam, no Hello? voice break हो रही है आवाज. है. Hello, voice break हो रही है, ma'am. Voice break हो रही है madam. येतोय का आता? हॅलो. यस हाँ, मैडम, hello, ma'am. येतोय येतोय. फ्रेंड्स, थोड़ा सा येतोय ना? रेगुलराइज होने दीजिए सेशन को. जस्ट 5 मिनट रेगुलराइज होने दीजिए, हो जाएगा. ठीक है मैडम, प्लीज कंटिन्यू. तो देखिए, हम वो SPSS पैकेजेस का यूज करके हमारा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन हमको खुद को ये पता नहीं होता है कि हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है यानी क्या किया है, डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाए हैं यानी क्या किया है, और जो रिजल्ट निकला है उसका मीनिंग क्या है, जो चार्ट्स बने हुए हैं उसका मीनिंग क्या है, ये हमको कुछ भी पता नहीं होता है. तो इसीलिए SPSS पैकेजेस अगर आप यूजर यानी फ्रेंडली हो, उससे आप अच्छे से सहमत हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो हम आप सब लोगों को यही प्रिफर करने के लिए कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कीजिए. एक्सेल इज वेरी बेस्ट, है ना? तो देखिए, एक्सेल का यूज क्यों कर रहे हैं हम? फॉर द एनालिसिस पर्पस. देखिए, आप सब लोग हैं रिसर्च स्कॉलर्स. तो रिसर्च स्कॉलर्स का काम होता है, फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, है ना? तो डिफरेंट सोर्सेस से जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वी try to store that information inside the computer system in mostly Word. Okay, most of the time we store that information in Microsoft Word. Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint, तीन चीजें हमारे पास है जो हमारे अभी बहुत यूजफुल है. ओके, सो वर्ड में हम सारा डेटा कॉपी करके रख लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू यूज इट फॉर द फर्दर पर्पस. लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ डेटा नंबर्स में आता है ना? तो नंबर्स का डेटा जब होता है, दैट डेटा वी कैन स्टोर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड, जिसमें हम टेबल डाल के उसको स्टोर करके रख सकते हैं. लेकिन जब उस पे एनालिसिस की पार्ट आती है, जब उस पे अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई करने होते हैं, तब हम उस जगह पे उस टाइप का एनालिसिस नहीं कर सकते जो हमको चाहिए होता है फॉर द PhD पर्पस. और इसलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करने के लिए एक्सक्यूज मी, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमको स्टार्ट कर देना है. आप सब लोग कंप्यूटर अवेयर हो? Yes, ma'am.
तो माइक्रोसॉफ्ट Yes. वर्ड तो आप यूज करते ही हो, है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपको ओपन करना है। अब जिनको कुछ भी पता नहीं है उनके लिए मैं एक लाइन बता दूंगी। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, यानी जो विंडो का बटन होता है वहां पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाइए। ऑफिस के बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाने के बाद आपको एक ये जो हमें अभी अभी आपको जो एक स्क्रीन दिख रहा है वो आपको दिखेगा। दिस इज ए फर्स्ट विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इज इट विजिबल? Yes, ma'am. दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। देखिए, जब हम वर्ड की फाइल ओपन करते, मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ वो प्लीज 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 यानी बहुत ज्यादा प्लीज करके सुनिए और उसको पॉइंट आउट करके रखिए अपने पास में। पेन और पेंसिल आपके पास रखिए, क्योंकि जो भी चीजें मैं रिपीटेडली कह रही हूँ वो सारे एग्जाम में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है आपको, तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, जो हमको कहीं मिलती नहीं है, लेकिन जो हमारे लेक्चर में हम बताते रहते हैं, उसको आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए। अगर पता है तो वेल, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम खोलते हैं, दैट इज अवर डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है? वो एक प्लेन पेपर होता है। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। और इसको ये जो स्क्रीन होता है जो दिख रहा है आपको, दैट इज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। सेकंड चीज मैंने कही आपको, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, second is 2 dimensional matrix. We can call this as a table also, we can call this as a database also. So इतने सारे नाम से ये माइक्रोसॉफ्ट का स्क्रीन आपको, फर्स्ट फाइल माइक्रोसॉफ्ट की स्क्रीन और माइक्रोसॉफ्ट की फाइल आपको आइडेंटिफाई की जाती है अलग अलग नामों से, ठीक है? शीट, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, टेबल, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स और डेटाबेसेस, ठीक है? अब जब हम फर्स्ट स्क्रीन ओपन करते हैं तो देखिए हमको ये ऊपर में ABCDEF जैसे दिख रहा है ना? अच्छा, सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है उस पे क्या है? हमारे मेनूज है। उससे भी ऊपर में आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? इसको वर्क बुक कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं? ये जो स्क्रीन आता है ना इसका, उससे नहीं दिखता, लेकिन इसको वर्क बुक भी कहते हैं। वर्क बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे शीट्स हम एक ही जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर ऑफ शीट्स यू कैन स्टोर ओवर हियर। जैसे हमारा एक बुक होता है और उसमें हमारे शीट्स होते हैं, उसी तरह से ये वर्क बुक भी इसको, यानी उसी तरह का स्टोरेज यहाँ पे है, इसलिए इसको वर्क बुक भी कहा जाता है। मैम उसी के सॉरी, इमीडिएट, हाँ, ये जो ABCD के अंदर जो बॉक्स है उसकी बात कर रहे हैं आप, वर्कबुक? नहीं 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 नहीं, उसके नहीं कर रही मैं। सबसे ऊपर में जो नाम लिखा जाता है ना, जो आपको नहीं दिख रहा है अभी, Book one, ऐसा बुक कुछ। 1, हाँ हाँ, ऐसा लिखा है हाँ क्या हाँ बुक? हाँ, मुझे अच्छा नहीं हाँ दिख रहा है हाँ क्योंकि मुझे ये स्क्रीन आया हुआ है। बुक 1, हाँ बुक 1 का मीनिंग क्या होता है? दिस इज ए बुक। जैसे अच्छा। हमारा बुक होता है ना, हमारी जो फाइल होती है उसमें जो बुक होता है, बुक जो जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम्म, दिस इज ए पेज, दिस इज ए सिंगल पेज, ठीक है? हाँ, ऐसे बहुत सारे पेजेस हम एक ही जगह पे स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसको वर्क बुक कहा जाता है, हम्म, समझे? अब ओके मैम, ओके। हाँ, ठीक है। अब उसी के इमीडिएटली नीचे जो दिख रहा है आपको, वो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, दीज आर द मेनूज। जैसे वर्ड में, पावर पॉइंट में मेनूज है, उसी तरह से ये सारे मेनूज हमको दिख रहे हैं। हर एक मेनू के नीचे में आपको उसके सब मेनूज भी आ जाते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसके नीचे उसके सारे सब मेनूज आपको वहीं पे दिखते रहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, उसी के इमीडिएटली नीचे वो जो होम वाला मेनू है वो सबसे मेन है हमारा, ठीक है? बाकी के ये सारे मेनूज हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसी के इमीडिएटली नीचे में आपको दिख रहा है
देखिए यहाँ पे f ऑफ x लिखा है, उसके पास अगर मैं मेरा कर्सर रखती हूँ तो लिख के आता है फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मूला बार कहते हैं। इस जो भी हम टाइप करते हैं वो हमारा पहले फॉर्मूला बार पे लिख के आता है, ठीक है। उसके इमीडिएटली नीचे आपको दिख रहा है ABCDEFG जैसे बॉक्सेस, ठीक है। अब ये बॉक्सेस नहीं है, ये सारे कॉलम्स है। मैंने आपको कहा था ना, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, तो इट हैज अ कॉलम्स एंड रोज। ये नीचे जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, दीज आर द नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ये रोज है हमारे, ठीक है। दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स, है ना। ये जो ABCDE जो दिख रहे, ये हमारे कॉलम्स है। अब रोज एंड कॉलम्स को मिला के ये हमारा टेबल बन रहा है। दिस इज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स टेबल, वेरी सिंपल। अब उसके बाद की चीज क्या आती है, वर्ड में हम स्टार्ट करते हैं टाइप करना तो हमारा इमीडिएटली वो पेज पे देखना चालू हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हमारा डेटा सेल बाय सेल जाने वाला है। यानी ये जो कॉलम्स है और जो रोज है, तो इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड एज ए सेल। क्या कहते हैं उसको? एक रेक्टेंगल बन जाता है छोटा सा और उसको कहते हैं सेल। देखिए मैं जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ वो मेरा सेल मुझे दिख रहा है, हाईलाइटेड दिख रहा है। दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, है ना। तो जो भी मैं टाइप करने वाली हूँ वो कहाँ पे जाने वाला है? इनसाइड द सेल जाने वाला है, एट द सेल लोकेशन जाने वाला है, एट द एक्टिव सेल लोकेशन जाने वाला है। जो मैंने एक्टिव सेल कहा वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो whenever we start to enter the information inside the Microsoft Excel sheet, it gets stored at the active cell location, ठीक है। उससे भी पहले क्या होता है, when we start to insert the information, it immediately displayed it at the formula bar। जब भी मैंने इंफॉर्मेशन टाइप करना चालू कर दी, वो कहाँ पे टाइप होती है? एट द फॉर्मूला बार, यहाँ पे होती है, ठीक है। और जब मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, एंटर का मीनिंग क्या होता है? एंटर इज अ कन्फर्मेशन ऑफ डेटा एंट्री, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू प्रेस एंटर की, हमारा डेटा फॉर्मूला बार पे ही दिखते रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, एंटर इज अ कंफर्मेशन ऑफ डेटा एंट्री, और उसके बाद में मेरा डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे और वेज होते हैं, जिनको एक्सेल आता है वो कहेंगे मैडम और भी वेज है, लेकिन मुझे अभी आपको आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना है, उतनी ही चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो व्हेन आई स्टार्ट टू एंटर द इंफॉर्मेशन एट दिस लोकेशन, वो वहां पे स्टोर हो रही एंटर करने के बाद में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सेल्स है, इन सेल्स को एक एड्रेस होता है, राइट। सेल का एड्रेस में क्या होता है, ये जो कॉलम का नाम है और रो का नंबर है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर इज एन एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, राइट। दिस एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस। कैसे होता है? हर सेल को अलग अलग एड्रेस दिया जाता है, right? So each and every cell has a unique address and it's a combination of column name and row number. तो जहां पे मैंने अभी क्लिक किया है, that cell becomes a active cell। जहां पे हम क्लिक करते हैं उस सेल, वो सेल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एंड दैट एक्टिव सेल का एड्रेस क्या दिख रहा है अभी हमको? यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये जो नेम बॉक्स है, यहाँ पे हमको उसका नाम दिख रहा है C4। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो एड्रेस क्या हो गया? H1। यहाँ पे करती हूँ तो एड्रेस क्या हो गया? E13। यहाँ पे करती हूँ तो क्या हो गया? L2। अब यहाँ पे किया तो क्या हो गया बताइए? J16 J16, गुड। यहाँ पे G2 G2, यहाँ पे N3 N3। अब मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ? ये छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत काम की चीज है। अब हमको क्या करना है, जब भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं,
डेटा एंट्री करने के बाद जब हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे तब हमको इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस की बहुत जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हम सेल एड्रेस का यूज करके ही फॉर्मूलाज डालने वाले हैं, राइट। इसीलिए हमको इस चीज की बहुत जरूरत है, राइट। अभी क्या करना है, जब भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं हम एक उस सेल के लोकेशन पे स्टोर हो रही है जो सेल हमारा एक्टिव है ना। तो आपको पूछेंगे कि when we start to enter the information, that information is displayed at the formula bar, and when we press enter key, data gets stored at the dash location. कौन सा लोकेशन है? एक्टिव सेल Active cell लोकेशन, location. ठीक है। अब एक्टिव सेल लोकेशन पे हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो हमको ये बी केयरफुल कि हम कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं एंड मेक दैट सेल एज एन एक्टिव सेल, राइट। और एक चीज है कि when we start to insert the information that gets stored cell by cell, so every time we have to move the pointer from one location to another location, है ना। मुझे एक सेल से दूसरे सेल में इमीडिएटली जाना है। अब उसके लिए हमको क्या है, हमारा सबसे पहला वे है माउस पॉइंटर, जो इजीएस्ट वे है। अगर माउस पॉइंटर का काम आप नहीं हैंडल कर रहे हैं तो आपके कीबोर्ड पे डायमंड कीज है, जिसको हम डायमंड कीज कहते हैं, जिसको हम एरो कीज कहते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। सो यूजिंग ये जो कीज है, यूजिंग दिस डायमंड कीज, हम हमारे कर्सर को यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सेल को एक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। दो वेज हो गए हमारे पास, कौन से हैं, एक तो माउस से हमने यूज किया है, दूसरा हमने डायमंड कीज का यूज किया है, एरो कीज का यूज किया है, तीसरा हमारा है टैब की। कीबोर्ड पे टैब नाम की एक की होती है, इस टैब की से भी हम हमारे पॉइंटर को आगे आगे ले जा सकते हैं। टैब की का लेकिन यूज क्या है, ये आगे आगे जाती है। उसी तरह से एंटर की का भी यूज हम कर सकते हैं। तो एंटर की क्या करती है, नेक्स्ट पे जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हमको किस तरह से हमारे सेल को एक्टिव करना है। सबसे इजी तो आपका माउस हैंडलिंग है, माउस से आप इमीडिएटली कहीं पे भी माउस पॉइंटर मूव कीजिए और वहां पे क्लिक कर दीजिए, दैट सेल बिकम्स एन एक्टिव सेल, ठीक है। समझ गए यहाँ तक के? अब मैम इमीडिएटली वो टैब वाला रिपीट करो एक बार. टैब से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पीछे नहीं जा सकती ना, मैं आगे आगे जाती हूँ टैब से, है ना। ओके. ये लोकेशन से मुझे आगे आगे जाना है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो इन दैट केस आई कैन यूज दिस टैब की। मुझे नीचे जाना है ना, तो मैं एंटर की यूज कर सकती हूँ, एंटर यूज किया, ठीक है। उसी तरह से ये जो एरो कीज है, एरो कीज से भी मैं जा सकती हूँ अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, कहीं पे भी मुझे ये डायमंड कीज यूज हो सकती है। कहीं जाना है मुझे, देखिए अप डाउन लेफ्ट राइट, कहीं पे भी मैं मूव कर सकती हूँ। लेकिन टैब की आगे जाती है, एंटर की नीचे जाती है, और माउस पॉइंटर तो कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो, दैट बिकम्स एन एक्टिव सेल। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, वो हमको हाईलाइटेड दिखने लगता है जो बॉक्स बना है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक की? चलो, यस मैम. इमीडिएटली नीचे हमको दिख रहा है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इसका मीनिंग क्या है, by default Excel displays us 3 sheets on the screen, है ना। कुछ चीजें क्या होती है, डिफॉल्ट दिखाई जाती है। by default it displays us 3 sheets on the screen। अब उसके बाजू में और एक ऑप्शन दिया होता है, ये देखिए शीट का है, इंसर्ट द वर्कशीट। तो ये वर्कशीट हम कितने भी वर्कशीट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको ऐड करते जाएंगे, राइट। चलो, लेकिन अभी का सवाल क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल डिस्प्लेज अस डैश शीट्स ऑन द स्क्रीन। तो कितने हैं, 3 शीट्स ऑन द स्क्रीन, राइट। चलो, इतना समझ गए, है ना। यस मैम. मैम बाय डिफॉल्ट वाला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट by वाला पॉइंट, default Excel displays us 3 sheets on the screen। कितने शीट दिखा रहा है हमको, 3 शीट दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में हम कितने भी शीट्स ऐड कर सकते हैं हमारे
वर्कबुक में, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हमको 3 शीट स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। एक ही शीट इतनी बड़ी होती है कि हम उसमें ही डेटा नहीं भर सकते, तो 3 शीट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने से थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत इन द सेंस हमको इधर उधर नेविगेट करते रहना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम अलग अलग शीट इंसर्ट कर दें और अलग अलग लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर कर ले, सो दैट वी कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई एंड इमीडिएटली गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। कहीं शीट में कहीं और जगह पे लोकेशन पे स्टोर करके रखा है, इसको ढूंढते ढूंढते परेशानी हो जाती है। तो हमको हमारा वर्क जब करना है पीएचडी वर्क, तो हम अलग अलग शीट ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा उतने में हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन इंसर्ट, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। अभी आप ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये देख लीजिए, बाकी हम हमारे इससे पॉइंट ऑफ व्यू हम करते रहेंगे उसको, ठीक है। सो मैम ये बाय डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ओके। पहले से ही, है ना। देखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों को बना के भेज देते हैं, है ना। यानी डिफॉल्ट यानी क्या है, पहले से बना हुआ है। पहले से उन्होंने हमको कुछ फॉर्मूला बार फॉर्मूला दे के रखे हुए हैं, कुछ कुछ इनबिल्ट म्हणता येईल ना मग? इनबिल्ट म्हणता येईल. इनबिल्ट म्हणता येईल, हा. हा इनबिल्ट म्हणता येईल. पण ते कसे आहेत, पहिलेपासूनचे बनवून ठेवलेले आहेत. पण आपल्याला जर आणखीन पाहिजे असतील तर आपण त्याच्यामध्ये आणखीन ऍड करू शकतो. तर त्यानंतर आपण मॅन्युअली ऍड केलेले आहेत. पण बाय डिफॉल्ट ते तसेच राहतात. आता आणखीन एक शब्द येतो बाय डिफॉल्टचा, की बाय डिफॉल्ट विड्थ ऑफ दिस सेल इज 8 कॅरेक्टर्स लॉंग. म्हणजे त्यांनी जेव्हा ही इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बनवली तेव्हा त्यांनी असं ठरवून टाकलं की याची विड्थ कमीत कमी 8 कॅरेक्टर्स असली पाहिजे, ठीक आहे. आता सगळ्याच गोष्टी तुमच्या 8 कॅरेक्टर मध्ये बसत नाहीत, मग तुम्हाला त्याला वाढवावं लागतं. सो वी कॅन इनक्रीज द विड्थ ऑफ दैट सेल और वी कैन डिक्रीज द विड्थ ऑफ, राइट। तो बट बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या करके रखा है, इट्स लेंथ इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, समझ लो, ठीक है। और एक चीज होती है बाय डिफॉल्ट की, कि जब भी हम कोई फाइल सेव करके रखते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो बाय डिफॉल्ट इट गेट स्टोर एट कौन से लोकेशन पे होता है, बताओ तो, किसी को पता है? डॉक्यूमेंट्स, माय डॉक्यूमेंट, है ना। माय डॉक्यूमेंट्स पे. माय डॉक्यूमेंट्स का जो लोकेशन होता है कंप्यूटर का, वहां पे वो क्या करता है, तुम्हारी फाइल स्टोर करके रख लेता है, राइट। अगर मुझे डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं रखनी है, यानी डिफॉल्ट का मीनिंग क्या हो गया, उसने पहले से तय करके रखा है कि अगर कोई फाइल सेव होती है तो वो हमारी माय डॉक्यूमेंट लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे घर में होता है बाय डिफॉल्ट, कोई भी गेस्ट आए तो आके सोफे पे बैठ जाते, है ना। लेकिन अगर कोई खास है तो हम उनको हमारी पर्सनल रूम में या स्टडी रूम में या किचन में लेके जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को नहीं लेके जाते। सब लोगों को बाय डिफॉल्ट क्या लोकेशन होता है, हॉल और हॉल में का सोफा। उसी तरह से इन लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि बाय डिफॉल्ट इसको कहाँ पे स्टोर करना है, माय डॉक्यूमेंट में स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिफॉल्ट होती है, राइट। चलो चले आगे, यहाँ तक समझ गए, यस है ना। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने जा रहे हैं। मैं एक आपको छोटा सा डेमो देती हूँ, उसके बाद हमारा मेन जो लेक्चर है वो चालू करेंगे, यानी मेन एग्जाम्पल चालू करेंगे। अभी मैं आपको इतने एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर मुझे नेक्स्ट लोकेशन पर जाना है तो मैं क्या करूंगी, टैब का यूज करूंगी या एरो की का टैब. यूज करूंगी या Arrow key. हाँ माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर का यूज करूंगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख रही हूँ अमाउंट। मैंने सपोज फीस के रूप से आप लोगों से कुछ फीस ले रखी है, ठीक है, या कोई अमाउंट हम डोनेशन के लिए यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया अमित, सुमित, राधा, सीता, गौरी,
ठीक है, ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने कुछ अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। ये अमाउंट 1 हो गया, इसको मैं AMT1 कहती हूँ, और दूसरा देती हूँ मैं AMT2, यानी अमाउंट नंबर 2। यानी सपोज ये पहला इंस्टॉलमेंट है और ये दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ऐसे कुछ चीज है या कोई कंट्रीब्यूशन है, जो भी कुछ है वो हम यहाँ पे उसको स्टोर करके रख रहे हैं। अब क्या होता है, नाउ आई वांट टू मेक द टोटल ऑफ दिस, ठीक है। अब टोटल करते समय मुझे क्या करना है कि इन दो चीजों की टोटल, इसका आंसर यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है। देखिए, जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री गेट स्टोर एट सेल बाय सेल लोकेशन, है ना। एक एक डेटा एंट्री, सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, नेम यहाँ पे आ गया, अमाउंट यहाँ पे आ गया, और ये अमाउंट दूसरे लोकेशन पे आ गया, ठीक है। टोटल हमारी यहाँ पे आने वाली है, राइट। एक रो में है लेकिन अलग अलग कॉलम्स में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है। जब हम एंट्री करते हैं, और एक चीज होती है बाय डिफॉल्ट एक्सेल स्टोर्स द डेटा, 3 टाइप्स ऑफ डेटा। कितने टाइप का डेटा स्टोर करता है एक्सेल? 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है कैरेक्टर्स, यानी अल्फा न्यूमेरिक, दूसरा होता है नंबर्स, और तीसरा होता है फॉर्मूला, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट स्टोर्स कैरेक्टर्स यानी अल्फा न्यूमेरिक एज ए लेफ्ट अलाइन। कैरेक्टर टाइप डेटा हरदम लेफ्ट अलाइन ही होता है, एंड नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइन, ठीक है। Characters left align, numbers right align, and here I want to insert the formula. That formula should start with equal to symbol. अगर मैंने सिंपली ऐसा कह दिया 236 प्लस 896, तो क्या होगा? It will treat it as a character and set it as a left align, क्योंकि इसको 3 चीजें ही समझती है, एक तो कैरेक्टर, दूसरा नंबर, और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे अगर इन चीजों की एडिशन करनी है तो आई मस्ट प्लेस हियर ए सिंबल which tells the system that this is a formula. Here you have to do some calculations, right? So ये मेरी हो गई एडिशन। मैंने क्या किया, इक्वल टू से उसको बता दिया कि ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने हैं, सम करनी है, सम है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, व्हाट एवर यू हैव टू डू, लेकिन इट शुड स्टार्ट्स विद इक्वल टू सिंबल, ठीक है। कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है उसको, जैसे ही हम A to Z में से किसी भी कैरेक्टर को इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है एंड सेट इट एज अ लेफ्ट अलाइन। जैसे ही हम किसी नंबर को इंसर्ट करते हैं 0 to 9 में से, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि दीज आर द नंबर्स एंड उसको राइट अलाइन कर दे। लेकिन जब हम इक्वल टू सिंबल इंसर्ट करते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है दिस इज एन फॉर्मूला, ठीक है। और वहां पे वो क्या कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है। देखिए इतना स्मार्ट एक्सेल है, और इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। अब और एक चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिस एक्सेल कैन स्टोर information, 3 types of information, which is a character, numbers and formula, है ना। हम इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, और इसके डेटा के बेसिस पे ग्राफ भी बना सकते हैं। और एडवांस चीजें कुछ है जिसमें हम डेटा एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को वैलिडेशन भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम डेटाबेस भी कह रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास प्लेन पेपर भी है, पेन एंड पेंसिल भी है, कैलकुलेटर भी है, ग्राफ पेपर भी है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज ए इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। समझे क्या क्या है इसके पास?
प्लेन पेपर भी है यानी जो लिख रहा है, पेन पेंसिल भी है, इरेजर भी है जो लिख रहा है, काट भी रहा है, एंड कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर भी इसी में है, ग्राफ पेपर भी इसी में है, डेटा एक्सट्रैक्शन के टेक्निक्स भी इसी में है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। बहुत सारे काम करता है ये, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। बहुत फटाफट फटाफट आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे कैसे करता है, राइट। Excuse me, ma'am. Here we have to insert the formula start with equal to symbol। और एक चीज है इसमें, एक चीज ऐसे है कि जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसकी विड्थ कितनी होती है, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, राइट। 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग में से जब भी हम एंट्री करते हैं तो इस सेल के पहले लोकेशन पे, उस लोकेशन ऑफ द सेल पे जो भी डेटा एंट्री हो रही है उसी के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज एन कैरेक्टर, दिस इज एन फॉर्मूला, दिस इज ए नंबर। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी एंट्री होती है वो कहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है, फर्स्ट लोकेशन पे आइडेंटिफाई हो रही है। याद रखिए, इसका यूज बाद में करेंगे हम। ठीक है, चलो अब One doubt. मैंने ये एडिशन कर दी इन नंबर्स की। अब मुझे Hello. अमित का तो डेटा मिल गया, सुमित, राधा, सीता, गौरी और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी एडिशन करनी है। तो मैं क्या करूंगी, फिर से Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। मैम वो प्लीज फिर से एक्सप्लेन करिए ना। जो आप सर? अपन फर्स्ट अगर डालेंगे सेल में न्यूमेरिकल या लेटर, तो हम्म। उससे आपने जो भी बताया वो ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैम लेफ्ट अलाइन वाला नहीं समझ रहा है, लेफ्ट और राइट अलाइन। लेफ्ट अलाइन क्या, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सेल है ना, सेल की विड्थ कितनी है, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, अच्छा, राइट। हाँ, जब भी हम सेल में डेटा एंट्री करते हैं, मैंने अगर 1 टाइप किया हाँ। तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एट द फर्स्ट सेल लोकेशन। यानी ये जो 8 कैरेक्टर्स है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से जो पहला वाला कैरेक्टर है ना, वहां पे ही वो एक्सेल क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये क्या हुआ है, नंबर हुआ है। अगर मैं ए टू जेड में से कोई भी कैरेक्टर डाल दूं, ए डालू, बी डालू, वी डालू, जेड डालू, कुछ भी डालू, स्मॉल डालू या कैपिटल में डालू, कुछ मीन्स कैरेक्टर स्टार्ट्स विथ ए टू जेड, कैसे भी हो तो आइडेंटिफाई कर लेता है दिस इज एन कैरेक्टर, है ना। तो उसको क्या करता है, लेफ्ट अलाइन कर देता है। देखिए, ये नंबर से तो क्या हो गए, राइट अलाइन हो गई, ये कैरेक्टर है तो क्या हो गए, लेफ्ट अलाइन हो गए। ये मेरा नंबर है, फिर से क्या हो गया, राइट अलाइन हो गए। दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर मैं नेम देती हूँ तो क्या हो गया, लेफ्ट अलाइन। उसी सेल के देखिए, जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, सेल वाइज हो रही है। सेल हैज अ फिक्स विड्थ, है ना। अभी एट दिस मोमेंट उसकी क्या है, डिफॉल्ट विड्थ 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। उस 8 कैरेक्टर्स के सबसे पहले कैरेक्टर से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि डेटा आपका क्या है, कैरेक्टर है, नंबर है या फॉर्मूला है। अगर मैं इक्वल टू सिंबल डालती हूँ तो इमीडिएटली वो क्या आइडेंटिफाई कर लेता है, दिस इज ए फॉर्मूला। अगर इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया, इक्वल टू करके प्लस कर लिया इनको, है ना। मैंने इसको निकाल दिया तो क्या होगा, 6 से चालू हो गया, कुछ तो भी प्लस लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, उसको कैरेक्टर कर दिया उसको। ठीक है, यहीं पे अगर मैं उसको इक्वल टू करती हूँ तो क्या होगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं हर चीज का फॉर्मूला डालूंगी क्या यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, सेल की वैल्यूज ले रही हूँ। अगर मैं इन सेल की वैल्यूज लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या होगा है, हर चीज को मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं 1 लाख लोगों का डेटा हैंडल कर रही हूँ या 10 भी लोगों का डेटा हैंडल कर रही हूँ तो 10 टाइम्स आई हैव टू इंसर्ट दिस फॉर्मूला। तो फिर कंप्यूटराइज करने का मीनिंग क्या हो गया, कुछ भी नहीं, राइट। तो इसीलिए हमको क्या करना है, वी डोंट हैव टू यूज दिस सेल वैल्यूज, हियर वी हैव टू यूज सेल एड्रेसेस। मैंने आपको सबसे पहले कहा था एड्रेस ऑफ द सेल, कहा था ना, क्या होता है एड्रेस ऑफ द सेल, रो, हम जो नंबर, एक्टिव सेल के कॉलम,
हाँ, ये सेल का एड्रेस क्या होता है? कॉलम का नेम एंड रो का नंबर। और रो ये का भी question- नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सेल का यूनिक सेल एड्रेस, ईच सेल हैज अ यूनिक सेल एड्रेस। और एड्रेस कैसे होता है? रो का सॉरी कॉलम का नेम एंड रो का नंबर। अब इसको आड़ा टेढ़ा करके पूछ सकते हैं, कोई पहले रो का नेम बोलेगा और कॉलम का नेम बोलेगा, या फिर आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको पक्का रखना है ध्यान में कि कॉलम का नेम एंड रो का नंबर। C4 J7 H5 क्या हो गया? H यानी क्या है? कॉलम का नेम है और नंबर है उसके बाद में रो का नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? अगेन आई इंसर्ट हियर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे होगा मेरा? मैं अब सेल एड्रेस लेती हूँ, तो ये मेरा 236 कहाँ पे स्टोर्ड है? जी कॉलम के 7th रो पे है। तो इक्वल टू G7 प्लस दिस H7। मैंने क्या किया? इन दोनों वैल्यूज को ना लेते हुए इनका एड्रेस ले लिया और एक फॉर्मूला बना दिया इक्वल टू G7 प्लस H7। जैसे मैं इंसर्ट करती हूँ, एंटर क्या है? एंटर इज ए कंफर्मेशन ऑफ योर डेटा एंट्री। ठीक है, एंटर करने के बाद मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। जैसे ही कैलकुलेशन हो गया, मैं इसको क्या करती हूँ? नीचे तक के ड्रैग कर देती हूँ, तो मेरे सारे सेल्स के एडिशन यहाँ पे हो चुकी है। दिख रही है आपको? कितने भी डेटा हो यहाँ पे, उन सब की एडिशन हमको इमीडिएटली यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए, मैं और आपको इंसर्ट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे सेम डेटा। अब इतने सारे वैल्यूज मुझे टोटल करने हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक फॉर्मूला डाल दिया एंड आई जस्ट ड्रैग दैट फॉर्मूला till the last location so that it get the answer of all the data। मिल गया? अब देखिए, अब एक क्या होता है? मैंने कहा एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। जब भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला है तो फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू G7 प्लस H7। लेकिन मैं नीचे जाती हूँ तो फॉर्मूला क्या है? देखिए तो G8 plus 8. G8 प्लस H8। यहाँ पे क्या हो गया? देखिए वो इंक्रीज हो रहा है, 18 14 17 है ना, G19 G20 ऐसे करते करते लास्ट तक के हमारा फॉर्मूला इमीडिएटली अपने आप इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक्सेल क्या करता है? जब भी हम किसी फॉर्मूला को सेल एड्रेस से लेते हैं तो वो उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करके उन सब की वैल्यूज यहाँ पे हमको दे देता है। अगर देखिए मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल के लिए 100 डाल देती हूँ। देखो हमारी इमीडिएटली क्या हो गया? चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई क्या हमारी? दिख रहा है आपको? Yes. हमने Yes, जहाँ ma'am. पे सेल एड्रेस दिया है और सेल एड्रेस का यूज करके जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है वहां पे हमारा इमीडिएटली चेंज हो गया है। लेकिन जहाँ पे हमने वैल्यूज लिए थे वहां पे चेंज हुआ क्या? No. नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिए थे? वैल्यूज लिए थे। इसीलिए हमको वैल्यूज नहीं लेना है। सेल के वैल्यूज ना लेते हुए सेल का एड्रेस हमको लेना है। ठीक है, सो दैट जब अगर फ्यूचर में वो वैल्यू चेंज होते हैं तो वो इमीडिएटली उसको अपने आप इम्प्लीमेंट कर देता है। अब हम क्या करने वाले हैं? आगे की जो एग्जांपल्स हम लेंगे या ग्राफ बनाएंगे या कैलकुलेशंस करेंगे, हर जगह पे हम वैल्यूज लेंगे क्या? नहीं। अगर हम वैल्यूज लेते हैं तो क्या होगा? जितने जगह पे हमने ये वैल्यूज लिया है उतनी जगह पे जाके हमको उसको एडिट करना पड़ेगा, तो फिर कंप्यूटराइज का मतलब ही नहीं रहा। और उतना एडिटिंग अगर करते बैठेंगे तो हमारा रिसर्च वर्क तो घर में रह जाएगा 10 साल तक के, है कि नहीं? इसलिए हमको क्या करना है? हियर वी हैव टू यूज द सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या करता है? इमीडिएटली उसको अपने आप इम्प्लीमेंट करके अपडेट कर देता है। ठीक है, सो हियर देखिए अभी मैंने यहाँ पे 100 एंड 200 कर दिया तो यहाँ पे 300 हो गया। इसको अगर मैं चेंज करती हूँ 2000 कुछ भी, तो देखिए इमीडिएटली वो चेंज हो जाएगा, है ना? और चेंज कर देते ये भी चेंज हो, लेकिन ये चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिए थे? वैल्यूज लिए थे। यहाँ के वैल्यू जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं इमीडिएटली वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये
ये चीज हमको अभी आगे के एग्जाम्पल्स में देखनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम यस Yes, ma'am. हाँ, इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. गुड। चलो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अभी, और आपके लिए दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं अभी, है ना? अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमको एंट्री कैसे करनी है, एंट्री किस तरह से होती है, कैरेक्टर्स लेफ्ट अलाइन होते हैं, नंबर्स राइट अलाइन होते हैं, फॉर्मूला गेट स्टार्ट्स विथ इक्वल टू सिंबल। ठीक है, और हर केस में हमको क्या करना है, सेल एड्रेस यूज करना है। एंट्री करते समय एक सेल से दूसरे सेल में जाने के बाद ही एंट्री करनी है, एक ही जगह पे सारी एंट्री नहीं करनी है। और एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन से वेज है? Mouse pointer. Mouse pointer, माउस arrow पॉइंटर keys, है, tab एरो और कीज enter. है, टैब की Tab है, key और एंटर enter की। key. डायमंड समझ गए? गुड, डायमंड की है, वेरी गुड। चलो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आप है रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है? अब रिसर्च स्कॉलर्स का काम होता है रिसर्च करना। रिसर्च करने में साइंस का रिसर्च थोड़ा सा अलग होता है, इंजीनियरिंग का रिसर्च अलग होता है, मेडिकल का रिसर्च अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम जो हमारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस और क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल कोई भी फील्ड हो, हम एक सिंपल वाला एग्जांपल लेके हमारा डेटा कैसे एंटर करना है और हमारा एनालिसिस कैसे करना है ये समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं उसको, क्योंकि हर केस में हमको कहीं तो भी डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर्स बनाने हैं। क्वेश्चनर्स बनाने के बाद में उसकी डेटा एंट्री करनी है और उसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है। कुछ एक्सपेरिमेंटल केसेस होते हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट का डेटा भी हमारा किसी टेबल फॉर्मेट में आने वाला है और उसको हमको क्या करना है, एक्सेल में शिफ्ट करना है। सपोज केमिकल वालों का, केमिस्ट्री वालों का कुछ केमिकल प्रोसेसेस है, फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, मेडिकल साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, इंजीनियरिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। इन एक्सपेरिमेंट्स को यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको कुछ डेटा मिलता है ना, दैट डेटा इज इन नंबर फॉर्मेट, और वो नंबर को हम क्या करते हैं, टेबल में इंसर्ट करके रखते हैं। उस टेबल को यानी देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आर्ट्स और कॉमर्स वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, अलग अलग टेक्निक से है कि नहीं, डेटा कलेक्शन के अलग अलग टेक्निक्स है आपके पास में। कौन से हैं पता है क्या? क्लासेस तो हो गए होंगे आपके। इंटरव्यू ले सकते हैं, जर्नल से डेटा ले सकते हैं, नेट से डेटा ले सकते हैं, Questionnaire. सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास में है ना? तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वी हैव टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन समवेयर ऑन द पेज, राइट? सो जब हम स्टोर करते हैं तो this particular information can stored in a table format so that we can enter it in the computer, right? तो टेबल फॉर्मेट में बनाते समय वो टेबल कैसे होना चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट करने से पहले यू हैव टू डिसाइड कि मेरा डेटा किस फॉर्मेट में होगा, किस तरह से मेरी डेटा एंट्री होगी, किस तरह से, और उससे भी पहले क्या करना है, मुझे क्या एनालिसिस करना है, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, राइट? मुझे क्या ढूंढना है, अगर मैं किसी चीज की पॉपुलैरिटी ढूंढ रही हूँ तो मुझे डेटा कैसे चाहिए, मैं किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ रही हूँ तो मुझे डेटा किस तरह से चाहिए, मुझे किसी चीज पे कैलकुलेशंस करके एनालाइज करके डेटा देना है तो मुझे डेटा किस तरह से एंटर करना है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। अब क्या होता है कि ये डेटा हमारा सिंपल टेबल 2 डायमेंशनल टेबल में होता है या 3 डायमेंशनल में होता है या 4 डायमेंशनल में होता है या मल्टी डायमेंशनल। अब आप बोलोगे मैडम ये मल्टी डायमेंशनल क्या है और 3 क्या है 4 क्या है, चिंता मत कीजिए, डरने की कोई भी बात नहीं है। सिंपल 2 डायमेंशनल डेटा जो होता है उसी में हम कॉलम्स को ऐड करते जाते हैं, उसी में हम रोज को ऐड करते जाते हैं, सो दैट वी कैन मेक इट एज अ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको आपके गाइड के साथ में डिस्कस करूंगी कि मेरा डेटा एंट्री कैसे हो।
मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है, मुझे निकालना क्या है, मेरा रिजल्ट क्या होगा, मुझे एनालिसिस क्या करना है, मुझे कौन से फॉर्मूलेस लगाने हैं, है ना। उसी रिलेटेड हम हमारा डेटा क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। नहीं तो डेटा कलेक्शन कुछ भी कर लिया, हम जब हमारे स्टूडेंट्स को कहते हैं प्रोजेक्ट के लिए, एमसीए स्टूडेंट को कि प्रोजेक्ट करने के लिए आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो जाओ कंपनी में जाओ, किसी फॉर्म में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। लेकिन क्या कलेक्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आके पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते नहीं है और चले जाते हैं। फिर वहां जाके उनको क्या होता है, वहां जाके उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, राइट। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डेटा कलेक्शन क्या करना है ना। मेरे एक स्टूडेंट हितवाद गया था, हितवाद का ऑफिस है ना, वहां पे मैंने कहा कि पेपर के रिलेटेड तुमको प्रोजेक्ट बनाना है, हितवादा पेपर और बहुत सारे पेपर्स के रिलेटेड, तो एक एक इसमें जाइए और वहां पे जाके उनसे इंफॉर्मेशन पूछिए। पट्टे ने जाके वहां पे क्या पूछा होगा, आपका इनकम क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, उन्होंने भगा दिया, है ना। नेचुरल है, किसी कंपनी में जाके आप उनको डायरेक्टली उनका इनकम और एक्सपेंडिचर पूछेंगे तो वो क्यों बताएंगे आप, कौन है आप। यहाँ से उन्होंने फिर चालू कर दिया और भगा दिया उनको, वो आके रोने लगा, बोले मुझे तो उन्होंने भगा दिया। मैंने कहा आपने पूछा क्या, तो बोले मैंने ये चीज पूछी कि आपका इनकम क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट इनकम टैक्स का है क्या, मैंने कहा नहीं, बोले फिर आपने ये चीज क्यों पूछी। आपको पूछना क्या है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपके कितने पेपर्स बेचे जाते हैं, उसके ऊपर कितना कॉस्टिंग लगता है, फिर आप निकालो ना उसको ऊपर से। आपको इनकम टैक्स के जैसे वहां पे जाके क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उनको डेली उनके जो मैगजीन्स है, उनके पेपर्स है, उसका डेली सेल क्या है, ये चीजें अगर आप पूछते हो तो उसके बाद में आप रेट पूछ लेते हो पेपर का, तो सारी चीजें आपको अपने आप ही पता चल जाती। तो आपको कलेक्शन क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनानी है तो आपको स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना है। आप उस कॉलेज में जाके पूछेंगे कि आपके पास टेबल कितने हैं, कुर्सी कितनी है, एसी कितने हैं, कंप्यूटर्स कितने हैं, तो ये कोई मतलब की काम चीजें नहीं है। आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके पास इस पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने हैं, है ना। मुझे अगर किसी हेल्थ वाले इश्यू के रिलेटेड करना है तो उन बच्चों की हाइट क्या है, वेट क्या है, उनके डिसीजेस क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें मुझे कलेक्ट करनी है। तो डेटा कलेक्शन इज अ सिंपल थिंग, लेकिन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, उसके रिलेटेड ही आपका डेटा कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मैंने 50 क्वेश्चंस सेट कर दिए हैं, हर क्वेश्चन के 3-4 आंसर्स मेरे दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर उनको ढूंढना है, ठीक है। और ऐसे 50 लोगों को ही मैं मेरा डेटा, मेरे क्वेश्चन है देने वाली हूँ, ठीक है। तो 50/50 का मेरा डेटा टेबल बनने वाला है, राइट। अब देखिए और चीज, एक चीज होती है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर डेटा कलेक्शंस का काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर पे, किसी पर्टिकुलर चीज को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में यानी टेबल फॉर्मेट में, तो उसका पायलट स्टडी पहले आपने करना चाहिए। यानी अगर मेरे 50 लोगों का डेटा एंट्री है तो मैंने 5 लोगों की डेटा एंट्री करके उसके ऊपर एनालिसिस करके उसको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही मैं पूरी डेटा एंट्री करूंगी, उसके बाद ही मैं पूरे एनालिसिस पार्ट करूंगी। अगर मैंने पूरी डेटा एंट्री कर ली और बाद में मुझे पता चला कि ये जो रो में दिया था वो कॉलम में चाहिए था, जो कॉलम ये दिया था वो रो में चाहिए, तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज आपने करके रखी है, फिर से उसको एंट्री करना यानी आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और नेचुरली आपका सारा मॉरल वहां पे डाउन हो जाता है। और इसीलिए ये सारी चीजें बताना आपको बहुत जरूरी है कि बिफोर इंसर्टिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यू मस्ट नो और मस्ट डिसाइड, मस्ट डिस्कस विथ योर गाइड कि मुझे क्या करना है, किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह से डेटा की एंट्री भी करनी है, ठीक है। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि अगर ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है
कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के हेड कौन है ना? हेड नहीं कहते वहां पे, डायरेक्टर। डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, पता है क्या आपको कौन है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। पहला वाला ऑप्शन है डॉक्टर शर्मा, दूसरा वाला डॉक्टर है डॉक्टर धार्मिक, तीसरा वाला ऑप्शन है डॉक्टर देठे, और चौथा वाला ऑप्शन है डॉक्टर ढोरे, है ना? अब ये 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, और 4 ऑप्शन का आंसर, जो भी कुछ आंसर होगा वो मुझे एक जगह पे यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 1 2 3 4, जो भी है 1 2 3 4 का आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सेल आपको किसने पढ़ाया? मैं अभी टाइप नहीं कर रही थी, ठीक है? एक्सेल पढ़ाते समय डॉक्टर व्यवहारे, ठीक है? फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश किसने पढ़ाया? इंग्लिश का क्लास किसने लिया? ठीक है? अब इन चीजों के आंसर्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं। इस तरह से मेरे 50 क्वेश्चन है, और ये मैं 50 लोगों को देने वाली हूँ, राइट? आपको सुनाई दे रहा है क्या बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी की आवाज नहीं, हाँ बीच में किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लगा क्या हो गया। चलो, तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है पता है क्या? डॉक्टर देखे। After date. डॉक्टर देते, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 3. ये एक्सेल किसने पढ़ाया आपको? 4 मंदिर Four. मैडम। इंग्लिश किसने पढ़ाया? सपोज धार्मिक मैडम ने पढ़ा दिया आपको इंग्लिश 2, ठीक है? तो इस तरह से मैं क्या करूंगी, ये मेरी एक शीट हो गई एक पर्सन की। ऐसे मेरे, आप जस्ट इमेजिन कि मेरे ये 50 क्वेश्चंस है, और ऐसे 50 शीट मैंने आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं क्या? सपोज है, तो उनको सबको मैंने बांट दी है, ठीक है? यू हैव टू राइट द आंसर ऑन दिस शीट एंड सेंड मी। अब मुझे आने के बाद में मेरा सवाल है कि इन शीट की एंट्री में मेरे एक्सेल में कैसे करूंगी? ये जो शीट है, इसकी एंट्री मुझे एक्सेल में करनी है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। अब इसका आंसर मुझे आप बोलोगे मैडम अभी अभी आपने कहा था कि क्या आंसर निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो मैं इसमें से निकालूंगी कि करेक्ट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं, इतना ही मुझे निकालना है बस, ठीक है? करेक्ट आंसर, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, कितने बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिए हैं, हर एक बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं, वो पास हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं? क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे कि एक्सेल की शीट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, 2 डायमेंशनल शीट, टेबल, या ऑल ऑफ अबव। तो मैं आपको आंसर देना है, तो इसी तरह से आपके आंसर्स आएंगे। तो उसके बाद में मुझे उनकी डेटा एंट्री लेनी है, और उसके आंसर्स भी चेक करने हैं। ये सारी चीजें मुझे करनी है, तो मैं इसको एंटर कैसे करूंगी? इनसाइड द कंप्यूटर एक्सेल में। थोड़ा आप सोचिए और मुझे बताइए कैसे करना है। मैम एक डाउट है, हाँ बोलिए। ये चॉइस टाइप का ये लोग आजकल गूगल फॉर्म भी यूज होता ना इसके लिए? हाँ होता है ना, गूगल फॉर्म होता है। गूगल फॉर्म एनालिसिस भी करके देता है, गूगल फॉर्म चार्ट भी बना के देता है, गूगल जी। फॉर्म सारी चीजें करके देता है। तो मैम ये एक्सेल में भी ऐसा हो सकता है?
मतलब we have नहीं we can नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता, हाँ, एक्सेल में ऑटोमेटिक नहीं होता, एक्सेल में आपको करना है, अच्छा, एक्सेल में आपको करना है, क्योंकि एक्सेल में क्या है कि हम हमारा खुद का वर्क करने जा रहे हैं। हम्म, हम किसी भी टेक्निक को, मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि इसी रिलेटेड बहुत सारे एसपीएसएस के पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जो आपको ये सारी चीजें करके देते हैं। आपको गूगल फॉर्म भी ये सारी चीजें करके देते हैं, जी लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना उसमें से। देखिए जो क्वेश्चन बना रहे हैं हाँ, वो मैं आप इसी पे गूगल पूछ गूगल नहीं, करेक्ट आंसर है आपका, अच्छा पूछा आपने, वो आपको समझ में आ गया है, लेकिन जो चार्ट बन रहा है, जो एनालिसिस बन रहा है, अच्छा जो अच्छा अच्छा, रिजल्ट निकल ओके, रहा है, वो आपको नहीं समझता है ना। जी और फिर जी क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या होती है कि ओपन डिफेंस वाइवा है। ओपन डिफेंस वाइवा में मेरे जैसे लोग आके वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, राइट? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि ये जी चार्ट कैसे बना है, ये एनालिसिस का आंसर ऐसे क्यों आया है, ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, ये ग्राफ में यहाँ पे ऐसे क्यों दिख रहा है कि नहीं? ऐसे जी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे जैसे लोग पूछ सकते हैं आपको। फिर आप वहां पे क्या तो बोलोगे कि स्पेसेस ने किया है या गूगल ने करके दिया है, तो बोलेंगे फिर आपने क्या किया है? मैम एक क्वेश्चन था कि हाँ अगर मैं क्वेश्चनर बेस बना रहा हूँ हाँ, तो गूगल फॉर्म चलेगा, मतलब अलाउड है? अलाउड है ना, अलाउड है, अलाउड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाउड है, कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप, मैं हर बार क्या कर रही हूँ कि अगर आपको पता है कि आपने क्या किया है तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। जी पायलट स्टडी अगर आपने करके रखा है और फिर उसको गूगल फॉर्म में डाल दीजिए और आप उसका आंसर निकाल लीजिए, तो अगर वहां पे आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन कहता है तो आप उसके आंसर दे सकते हैं इन दैट केस। लेकिन डायरेक्टली गूगल फॉर्म कर दिया है और आपको बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है और ग्राफ क्या होता है और क्या आंसर निकल रहा है ये कुछ भी पता नहीं, तो फिर वहां पे आपकी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और फिर जी वहां पे मेरे जैसे लोग वहां पे भगा देते हैं। ओके, हाँ, फिर वहां पे अगर आंसर नहीं दिए, गूगल ने कर दिया और ऐसे कर दिया या हमने नेट से ले लिया। अरे अरे, हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने सिंपली नेट से लाके ग्राफ बना वहां पे चिपका दी, भगाया है उनको हम लोगों ने, कि नहीं चलता ऐसे। आप डॉक्टरेट ले रहे हो, आप कुछ भी करोगे क्या, है ना? जी जी तो जी ऐसे नहीं होता है बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पायलट स्टडी करके रखना है, थोड़ा सा अपना खुद का छोटा सा सैंपल बना के कर लो, फिर आप गूगल फॉर्म डाल के उसका एनालिसिस, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना। और जी देखिए गूगल की और एक चीज है, गूगल जो बना रहा है वो उसके हिसाब से बना रहा है, हमारे हिसाब से नहीं बना रहा है। मुझे क्या दिखाना है, मुझे जेठे सर की पॉपुलैरिटी दिखानी है, मुझे धार्मिक मैडम के क्वेश्चन दिखाने हैं, मुझे धार्मिक मैडम की पॉपुलैरिटी दिखानी है, या मुझे एक्सेल की पॉपुलैरिटी दिखानी है, या मुझे इंग्लिश के आंसर्स की ड्यूरेबिलिटी दिखानी है, एग्जैक्टनेस दिखाना है। दिखाना क्या है ये मेरा क्वेश्चन है, गूगल को वो नहीं पता है ना। गूगल क्या करेगा, सिंपली एक एनालिसिस, जनरल जो फॉर्मेट होता है ग्राफ बना के दिखा देगा, वो हमारे हिसाब से नहीं करेगा, हमको हमारे हिसाब से करना है, क्योंकि रिसर्च वर्क हमारा है। हर पर्सन का रिसर्च वर्क अलग अलग है बेटा, है कि नहीं? जो आर्ट्स वाला है उसका रिसर्च अलग है, कॉमर्स वाले का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, मेडिकल का अलग है, तो उसका अपने हिसाब से उस चीजों को देना है। और मुझे अगर मेरे हिसाब से देना है तो मेरे हिसाब से ही मेरी डेटा एंट्री होगी, मेरे हिसाब से ही मेरा एनालिसिस बनेगा और मेरे हिसाब से ही मेरा चार्ट बनेगा, और दैट चार्ट आई कैन एक्सप्लेन एट एनी टाइम। मुझे आधी रात में भी उठा के आप पूछोगे कि ये चार्ट क्या है तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने किया है। अगर मैं खुद नहीं कर रही हूँ तो मैं वहां पे फेल हो जाऊंगी। और ये मत समझो कि कुछ भी वहां पे पीएचडी सेल में कुछ भी चलता है और कुछ भी ये हो जाता है, वहां पे मेरे जैसे लोग भगा देते हैं, पूछ लेना आप लोग। ठीक है, डरा नहीं रही आपको, लेकिन यू शुड बी परफेक्ट। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप परफेक्ट होंगे ना बेटा, तो कल 5 साल बाद में आपके अंडर भी लोग रिसर्च करेंगे,
और अगर आप परफेक्ट हो तो आपके जो स्टूडेंट रहेंगे वो भी परफेक्ट रहेंगे। जी ये जनरेशन तो मेरी परफेक्ट हो ही जाएंगी और आने वाली जो जनरेशन होगी ना वो भी परफेक्ट होगी, उसके बाद की भी परफेक्ट होगी, तो आने वाले सारे जनरेशन क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। आज ही अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आने वाली जनरेशन तो होनी ही नहीं, ठीक है कि नहीं? इसलिए हमको खुद को परफेक्ट होना है ताकि आने वाले सारे जनरेशन क्या हो, परफेक्ट। राइट, चलो अब बताइए मुझे कि ये जो डेटा एंट्री हमने की है इसको हम कंप्यूटराइज में टेबल फॉर्मेट में कैसे डालेंगे, सोचिए थोड़ा सा। आपके क्लूज मुझे चाहिए, आपके आइडिया मुझे चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। मृणालीला का प्रश्न होता का? नहीं अरे फटाफट बोला। टेबल फॉर्म करेंगे मैम अपन। हाँ तो टेबल टेबल ही बनाना है बेटा आप लोग को। हाँ बोलिए कैसे बनाना है टेबल, फॉर्मेट एज अ टेबल। है ना? इसको मैम उसको सिलेक्ट करेंगे जितने पोर्शन को है और ऊपर में एक बॉक्स का पैटर्न आता है ड्रॉ नो नो लाइट्स नो का, नो 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 उसमें नो नो। जाके मैम लाइक सीरियल नंबर, like question Select type serial. of question, then number of student passed or correct number of like something like that, ओके 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 गुड। incorrect answer हाँ and then percent of passing असं काहीतरी. हाँ ठीक है गुड बरोबर आहे। चला पुढे अजून कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या क्या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हाँ तो बोलिए ना कैसे करना है। सीरियल नंबर, हाँ क्वेश्चन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, देन आंसर एंड स्कोर, यानी उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक स्कोर कितना आया, 0 आया या 1 आया या 2 आया। और ठीक है। उसके बाद हम्म, सबसे नीचे में उसका फॉर्मूले में सेट करके उसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का स्कोर कितना हुआ वो सबसे लास्ट में आ जाएगा टोटल। ओके गुड गुड। और सोचो कितने बच्चे हैं, फटाफट फटाफट सोचो। मैम असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, पहले एंट्री तो करो। हाँ पहले एंट्री करेंगे बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग। मैम एंट्री करने के लिए हम लोग जैसे 50 क्वेश्चंस है तो 1 to 50 सीरियल नंबर लेंगे और फिर हाँ। जो भी आंसर्स लिखे हैं तो 50 कॉलम्स आएंगे क्योंकि 50 रिस्पॉन्सेस हमको चाहिए, 50 हाँ। कॉलम्स आएंगे और हाँ। हर एक में वो डेटा जो आंसर का डेटा है जैसे ये 342 है तो ये हाँ। 342 हम पुट कर देंगे ऐसे हाँ। और फिर सेकंड वाले रिस्पोंडेंट का बी वाले कॉलम में कर देंगे, थर्ड वाले रिस्पोंडेंट का सी वाले, ऐसे करने के बाद कुछ फॉर्मूला लगा के हम लोग राइट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। गुड So I'm वेरी not a गुड। IT, but I think I may be wrong. यू आर 90% करेक्ट मैडम। Thank you. और कोई? चलो चलो 90% तक के आ गए हैं तो अब मैं 100% कर देती हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर सेम रहने वाले हैं 50 लोगों के, ठीक है। उसके बाद ये जो आंसर्स है ये भी सेम रहने वाले हैं, जो क्वेश्चन है वो भी सेम रहने वाले हैं, सिंपली मेरे रिस्पॉन्सेज जो है वो अलग रहने वाले हैं, है कि नहीं? रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है, आंसर्स जो है वो अलग रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अरे एक एक बच्चे को क्या देने वाले हैं, रोल नंबर देने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे नहीं लिया तो भी चलता है लेकिन मैं लेती हूँ स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट नेम लिखने के बाद में
इसी इमीडिएटली बाजू में अगर मैं कुछ लिख रही हूँ आंसर नंबर 1, तो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट द विड्थ ऑफ द सेल इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और जब मैं दूसरे सेल में कुछ लिखती हूँ तो मेरे पहले सेल की वैल्यू क्या होती है? हाइड हो जाती है। Now in this case I want to increase the width of this cell. तो मैं इसको क्या कर रही हूँ? यहाँ से क्लिक करके इसको बढ़ा दे रही हूँ थोड़ा सा, जितना भी चाहिए उतना, कम ज्यादा हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो A B C लिखा होता है ना कॉलम का नेम, वहां पे कर्सर को लेके जाइए। देखिए जो एक्सेल है इसका कर्सर हर जगह पे अलग अलग चेंज होते रहता है। देखो जहाँ यहाँ पे आ गया तो एरो है, यहाँ पे आ गया तो फॉर्मूला बार में बार हो गया, यहाँ पे आ गया तो अलग है, यहाँ पे आ गया तो अलग है, यहाँ पे आ गया तो अलग है। हर जगह पे उसका क्या होता है? अलग अलग सिंबल दिखने लगते हैं और अलग अलग सिंबल के अलग अलग मीनिंग्स है जो एक्सेल ने अपने सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम इंक्रीज, इसको दबा के रखना है फिर लेफ्ट बटन से, और इसको इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का नेम आ गया। फिर मैं क्या करूंगी? स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे दूंगी। अब अभी हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो 5 क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे लेंगे। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 एंड आंसर 5। ठीक है, अब मैं मेरे पास शीट आ गए हैं सब, तो मैं लेती हूँ रोल नंबर 1। ठीक है, आप में से नाम बताइए आप लोगों के, थोड़े से कौन बात कर रहा था अभी? मीनल। मीनल, मीनल, निशांत। मीनल को मैंने, निशांत, और मीनाक्षी। मीनाक्षी, और मंगेश। मंगेश, और राहुल। स्वाति। स्वाति, प्रमोद। प्रमोद। ठीक है, और भी ले सकते हैं लेकिन अभी अभी इतना ही रहता है। ये इसका हो गया 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन की एंट्री हमने ली है। अब मैंने इनको पूछा, मीनल को पूछा कि क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कौन है? तो इसने कह दिया 3। फिर एक्सेल किसने पढ़ाया? 4। फिर इंग्लिश किसने पढ़ाया? 2। फिर और एक क्वेश्चन पूछा, शर्मा मैडम ने क्या पढ़ाया? एनालिसिस, है ना, 1। फिर और एक हिरवाड़े मैडम ने क्या पढ़ाया? आईपीआर। से इसके आंसर्स इसने दे दिए। फिर ये हमारे निशांत है, निशांत को पूछा तो इसने कहा 1, 2, 3, 4। ओ सॉरी, एंटर कर रही हूँ मैं तो गलत है। निशांत ने पहले क्वेश्चन का आंसर 1 कहा, फिर 2 कहा, फिर 3 कहा, फिर 4 कहा, और फिर से 1 कहा। ठीक है, फिर ये हमारी मीनाक्षी थी, इसको पूछा तो इन्होंने कहा 3, 1, 4, 2। मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी हर एक पर्सन के पूछने के लिए टाइम नहीं है ना। फिर स्वाति को पूछा, स्वाति ने कहा 4, 2, 1, 3, 4। ठीक है, फिर प्रमोद से पूछा, प्रमोद ने कहा 1, 2, 3, 4, 1। राइट, अब ऐसे करते करते मैंने क्या किया? सारे 50 लोगों के एंट्रीज कर दिए। राइट, हो गया एंट्रीज। अब एंट्रीज होने के बाद में अब मुझे करना है कि इन लोगों ने जो आंसर दिए हैं ये करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं, अपने को चेक करना पड़ेगा ना अभी। हेलो, समझ रहा है क्या? यस मैम। है ना, मैंने ये सारी चीजें एंटर कर दी कि क्वेश्चन रोल नंबर 1, नाम है मीनल, इसके सारे आंसर्स, इसके 50 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे एंट्री हो गए। अभी हम पायलट स्टडी कर रहे हैं तो 5 ही लोग ले रहे हैं और 5 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 लोगों के 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हमने एंटर कर दिए हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद में मुझे इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन मीनल ने लिखा है, आंसर लिखा है 3, तो मेरी आंसर की मुझे कहीं तो भी स्टोर करके रखनी होगी, है कि नहीं?
3 Yes, ma'am. और ये 3 अगर बराबर है, यानी इसका आंसर अगर बराबर है तो इसको 1 मार्क देना पड़ेगा, है कि नहीं? चेक करो लगे कि नहीं आपल्याला आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, चेक करावं लागेल ना. सगळ्या 50 लोकांचं आन्सर तुम्हाला चेक करावं लागतील की यांनी दिलेलं पहिलं आन्सर काय आहे आणि त्या कीच्या बरोबर हे आन्सर आहे का. ते जर बरोबर असेल तर 1 मार्क, नसेल तर 0 मार्क. निगेटिव्ह मार्किंग नाही घेत आपण सध्या, ठीक आहे. इफ द आन्सर इज करेक्ट 1 मार्क, आंसर इज रॉन्ग 0 मार्क्स. Hello. इतना ही हमको करना है. तो वी हाँ. हैव टू स्टोर द आंसर की समवेयर हाँ, इनसाइड द शीट. मेरे पास कहीं तो भी आंसर की चाहिए, तो मैंने कहीं तो भी स्टोर करके रख दी उसको, और फिर हाँ. मुझे उस आंसर की से ये आंसर्स को चेक करना है और मार्क्स भी देने हैं. अब वो कहाँ पे देंगे? आंसर की मैं कहीं पे भी स्टोर करके रख सकती हूँ, ठीक है. Hello. तो मैंने क्या किया, फॉर द हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा क्लास चलो, मैं करता हूँ बाद में. पार्टिसिपेंट्स आंसर्स प्लीज में म्यूट में रहिए. ठीक है. कुछ क्वेश्चन है तो ही मैंने अनम्यूट करिए. मैंने आंसर्स की जो है ना, यहाँ पे इसी टेबल के ऊपर में स्टोर करके रखी. मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, किसी और लोकेशन पे कर सकती हूँ, किसी शीट में भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इमीडिएटली चेक करना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ ऊपर में ही उसको स्टोर करके रख रही हूँ. मेरी आंसर की है 3, 4, 2, 1 एंड 2. ठीक है, ये मेरी आंसर की है, मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दी है. अभी इन पर्सन्स के आंसर्स मुझे इससे चेक करने हैं और उनके मार्क्स भी मुझे लिखने हैं. तो मार्क्स में कहाँ पे लिखूंगी? यहाँ पे लिखूंगी. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मार्क्स ऑफ आंसर नंबर 1, मार्क्स ऑफ आंसर नंबर 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5. ठीक है. अब ये जो मीनल है, मीनल ने जो आंसर दिया है पहले क्वेश्चन का आंसर 3, और मैं आंसर किसे चेक करूंगी? ये 3. ये 3 और ये 3 बराबर है, तो इसको यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए 1. ठीक है. फिर हम दूसरा चेक करेंगे. दूसरा आंसर है 4, इन्होंने भी 4 कहा है, आंसर की भी 4 है, तो यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए 1. फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और उनके आंसर यहाँ पे रिस्पेक्टिव कॉलम्स में आते रहेंगे. मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि when we start to enter the data and say confirmation of data entry means enter की, तो data gets stored at dash location. कौन सा लोकेशन होता है वो? dash cell location. Active cell. एक्टिव सेल लोकेशन है ना. तो एक्टिव सेल यानी क्या करना है? उस सेल को मुझे क्लिक करना है एंड बिकम्स दैट सेल एज ए एक्टिव सेल. एक्टिव सेल होने के बाद में और एक बात कही थी कि जहां पे मुझे आंसर रखना है उस सेल को मुझे एक्टिव करना है. मुझे अगर आंसर यहाँ पे लिखना है तो मैं इसको एक्टिव करूंगी. मुझे यहाँ लिखना है तो मुझे ये सेल को क्या करना है? एक्टिव सेल करना है. उसके बाद मैंने कहा था आपको कि कैरेक्टर टाइप डेटा इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइन, नंबर Left डेटा align. इज ऑलवेज Right Left align. align. राइट अलाइन. कैरेक्टर डेटा Left align. लेफ्ट Left अलाइन. align. align. नंबर डेटा Right align. align. Right. and formula should starts with Equal. Equal to. next to Equal symbol. to. तो मुझे यहाँ पे अभी फॉर्मूला डालना है, तो मैं क्या करूंगी? इक्वल टू सिंबल दूंगी. अब मुझे फॉर्मूला में क्या डालना है? अगर, है ना, मैं चेक करूंगी अगर, यानी इफ द वैल्यू ऑफ दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन इज सेम देन असाइन 1 मार्क, अदरवाइज 0 मार्क्स. तो इसलिए हम फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू इफ, अगर नहीं 3 इक्वल टू 3 क्या, तो क्या होगा? फिर यहाँ पे मुझे 3 इज नॉट इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मुझे 3 इज नॉट इक्वल टू 4 करना पड़ेगा. नंबर्स नहीं लेना है मुझे,
हर बार हम क्या लेंगे, सेल एड्रेस लेंगे, सेल की वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमको सब चीजों को क्या करना है, कंप्यूटराइज करना है, C1 मैन्युअली नहीं करना है। हाँ, तो मैं अब क्या करूंगी, इफ C1 इज इक्वल्स टू C3, C3 है कि नहीं? C3 की जो वैल्यू है वो अगर C1 से बराबर है तो क्या होगा, कॉमा 1 कॉमा 0, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड। If the value at C1 is equals to value at C3, if the answer is correct means true execution, if answer is wrong म्हणजे दो चीजें करेक्ट नहीं है, एक जैसे नहीं है, then false execution, that is 0। समझे? तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर सेकंड फॉर्मूला मुझे यहाँ पे चाहिए, फिर से मुझे फॉर्मूला लिखना है सेम, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखते बैठूंगी, मैं क्या करूंगी, ड्रैग कर देंगे। द फॉर्मूला, वो अपने आप उसको इंक्रीमेंट कर देगा, बिकॉज एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, है कि नहीं? आप देखिए आराम से अपने अपने मार्क्स सही है कि नहीं, सब लोग देखिए। ये मैं स्वाति के मार्क्स थोड़े चेंज कर रही हूँ क्या? मैम ये मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 तक है ना? ये मैंने मार्क्स इसलिए दिए कि मार्क्स दे रहे हैं हम यहाँ। अभी मैंने देखो, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स को चेक किया है, अच्छा हर पर्सन के, है ना? हम्म, ये जो सारे स्टूडेंट है ना, मीनल, निशांत, समझ इन गया, लोगों ये ने जो marks 1 ये जो आंसर दिए थे, आंसर नंबर 1 के जो आंसर दिए थे उसको मैंने चेक किया ये आंसर की के साथ में, ठीक है, और उसके जो मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। तो अब आप अपने अपने मार्क्स चेक कर लीजिए बराबर है क्या। देखिए एक बार हमने ड्रैग कर दिया फॉर्मूला आगे कि तो वही फॉर्मूला जाने वाला है ना, फिर बाद में हमको पछताना नहीं है, तो पहले देख लीजिए फॉर्मूला बराबर है क्या और मार्क्स बराबर आ रहे हैं क्या, चेक इट। पायलट स्टडी में यही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम 6 कि नंबर का आपने, हाँ, आपने लिखा हुआ फॉर्मूला सही है क्या, क्योंकि कंप्यूटर है ये, कंप्यूटर को दोष नहीं देना है। बाद में हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ने गलत कर दिया, कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं करता है, कंप्यूटर सही है 110%, ठीक है। अब गलती कहाँ होती है, हमारी गलती होती है। आता कोणीतरी काहीतरी म्हणालं, मीनल, निशांत, तुमचे मार्क बरोबर आहेत का सगळ्यांचे, बघा बरं। मैम 6 6 नंबर पे कमलेश प्रमोद है, उसके मार्क्स 0 आ रहे हैं। 0 आ रहे हैं, प्रमोद को कुछ चिंता नहीं है, 0 मार्क्स आ गए। प्रमोद जी कहाँ है आप, हाँ मैडम प्रमोद यही जी हूँ। है क्या, यही हाँ है मैडम ना? यही हूँ। क्या क्या नाम है आपका, प्रमोद वडसेकर, प्रमोद प्रमोद वडसकर वडसकर। वडसकर तुमचे मार्क गेले ना, कसं करायचं, पहा तुम्ही करेक्ट आन्सर दिलेला आहे पण हाँ कम्प्युटरने मैडम, तुम्हाला 0 मार्क दिले, का बरं दिले, यार है फॉर्मूला की गलत नहीं? लगाऊंगा। फॉर्मूला गलत लगाऊंगा, कहीं तो भी गलती है, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं या आपको मैम, इसलिए बता रही हूँ और इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ कि चेक द आंसर, चेक द आंसर। क्यों? क्योंकि वंस यू कॉपी दैट फॉर्मूला एवरीवेयर, मैं देखो इधर से उधर ड्रैग कर दूंगी ना तो फॉर्मूला इमीडिएटली ड्रैग हो जाएगा। यहाँ से मैंने नीचे कर दिया तो ड्रैग होया, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी तो यहाँ पे भी ड्रैग हो जाएगा, यहाँ से नीचे कर दूंगी तो और ड्रैग हो जाएगा। हो गया कंप्यूटर का आंसर, हो गया एनालिसिस, है कि नहीं? कुछ समय नहीं लगता करने के लिए, लेकिन मेरा जो किया हुआ आंसर से वो करेक्ट है कि नहीं है ये मुझे पहले देखना है, और इसीलिए मैंने क्या किया, इनको ड्रैग ना करते हुए पहले ही स्टेप में उसको चेक किया। तो चेक करने के बाद मुझे पता चला कि प्रमोद जी के मार्क्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, इनको 0 मार्क्स मिल गए। अब क्यों 0 मार्क्स मिल गए हैं, ये इसलिए हुआ है कि हमने जो फॉर्मूला डाला था उस फॉर्मूला में कहीं तो भी गलती हुई है। अब गलती नहीं है, इसको गलती नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा है वो सही है, लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि हम जो करने जा रहे हैं
वो हमारे हिसाब से करना है, कंप्यूटर के भी हिसाब से नहीं करना है, गूगल के हिसाब से भी नहीं करना है, किसी और के हिसाब से भी नहीं करना, मुझे मेरे हिसाब से करना है, मेरे 1 to 0 कैलकुलेशंस में, हाँ, मेरे स्टाइल में होने चाहिए, मेरे थॉट्स के हिसाब से होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला डाला था वो मेरा सही था, लेकिन जब उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया तो क्या हो गया, एक्सेल ने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले फॉर्मूला में क्या था, C1 इक्वल्स टू C3, दूसरे में क्या आ गया, C2 इक्वल्स टू C4। देखो यहाँ पे है ना C2 और C4 है ना, C2 क्या है, आंसर 1 आंसर 1, C4 क्या है, 1। 1 तो क्या आंसर 1 और 1 इक्वल टू है, नहीं नहीं, इसलिए उनको क्या हो गया, 0 मार्क्स आ गए। यहाँ पे अगर मेरा 3 भी रहता ना फिर भी इनको 0 मार्क्स 0 आता देखो, यानी करेक्ट आंसर भी यहाँ का यहाँ पे लिखा होता फिर भी इनको क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स। 0 क्यों 0 मार्क्स मिले, क्योंकि इनका कंपैरिजन जो हो रहा है वो C2 के साथ हो रहा है। ठीक है, अब देखो और एक यहाँ पे है कि यहाँ ये जो 4 है इनको 0 मार्क्स आ गए, ये सही है, ये जो 3 है ना इनको 1 मार्क्स आ गए, लेकिन ये भी गलत है। गलत कैसे है, इनका नसीब अच्छा था मीनाक्षी का कि इनका कंपैरिजन C3 के साथ हुआ, C5 है इनका, है ना। मैम तो हर एक के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, नहीं वैसे नहीं लगाना, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये अगर नसीब से उनका 3 के साथ हो गया इसलिए वो क्या हो गया, उनके अच्छे मार्क्स आ गए, 1 आ लेकिन वैसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या करना है, मुझे इन लोगों के मार्क्स एक ही वैल्यू से चेक करने हैं। I want to increment the single cell, not both the cell. ये जो दोनों सेल है, दोनों सेल के एड्रेसेस है, ये मुझे बदलने नहीं है, मुझे ये जो C1 है इसको फिक्स रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको एक एब्सोल्यूट एड्रेस बनाना है। ठीक है, अब जब ये एब्सोल्यूट बन जाएगा, एब्सोल्यूट के लिए हमको क्या करना है, डॉलर सिंबल लगना है, $C$1, जिस वैल्यू को हमको फिक्स रखना है उसको हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कर देंगे। और अब हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, देखिए तो आलं का बरोबर आता, आता बघा पता कैसे सगळ्यां, चलेगा कि फिक्स का अब डॉलर देखो, है, सब कुछ है हाँ, क्या कहीं? क्या पता बेटा, कैसे चलेगा कि फिक्स के लिए डॉलर लगाना है और ये डिफाइन किया है ना इन लोगों ने, एक्सेल जब बनाया उन्होंने, अच्छा मतलब ये हाँ बाय हाँ, डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट रहता है ना, कुछ कुछ चीजें डिफॉल्ट फॉर्मूला रहती है, फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू को हमको फिक्स करना है, ये हमारा हमारा लॉजिक है। हम चाहे तो हम C3 को भी फिक्स कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, जो वैल्यू हमको लेनी है उसको हमको, ठीक है, तो हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया, फिक्स कर दिया, और उस चीज का हर एक से कंपैरिजन करा। देखो अभी क्या हो रहा है, C1 इज फिक्स, इसका C4 से, यहाँ पे C3 से था, C4 से हुआ, C5 से हुआ, C6 से हुआ, C7 से हुआ, C8 से हुआ। ठीक है, अब देखो इनकी अगर एंट्रीज गलत थी, सपोज इन्होंने 2 कहा था तो इनको 0 मार्क्स मिल गए, मीनाक्षी ने 1 कहा था 0 मार्क्स मिल गए, स्वाति ने भी 1 कहा था 0 मार्क्स मिल गए, प्रमोद ने भी 2 कहा था तो 0 मार्क्स, सिंपली मीनल ने 3 कहा है, बाकी सब लोगों ने गलत आंसर दिया तो उनका 0। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम सही आंसर दे रहे हैं तो उसका सही आंसर वहीं पे इमीडिएटली आ जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मार्क्स 1 का। अब मार्क्स 2 के लिए भी सेम करना है मुझे, तो मैं टाइप करूंगी इक्वल टू, इफ नाउ दिस टाइम आई हैव टू कंपेयर आंसर 2 विथ की। आंसर 2 कहाँ पे है मेरा, ये देखिए यहाँ पे मेरा आंसर 2 है और यहाँ पे मेरी की है, की कहाँ पे है मेरी, डी
1 पे की है, D1 इज इक्वल्स टू D3 कॉमा 1 कॉमा 0। अगर सही है तो 1, गलत है तो 0। फिर से मैं अगर इसको एंटर कर दूंगी तो सही हो गया, इसी को मैं कॉपी कर दूंगी तो फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले से ही उसको डॉलर लगा देती हूँ, गलत नहीं करेंगे। अब हमको पता हो गया है $C, ठीक है। अब ये सही है। अब सही फॉर्मूला को हम देखिए तो बराबर है क्या सबके आंसर्स? फक्त मीनलने 4 उत्तर दिले, बाकी सगळ्यांनी 2 3 ऐसे दिए, तो सबको 0 मिला। अगर सपोज प्रमोद ने 4 वन कहा मोर था। क्वेश्चन हाँ, यस, हाँ। मैम, डॉलर में अपने सी को ऐड किया है, C1 को ऐड नहीं क्यों नहीं किया मैम? 1 को अपने डॉलर के बाहर रखा है। दिस इज ए फिक्स फॉर्मूला। देखिए हर को उसको कहते हैं सिंटैक्स। कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम किसी भी फॉर्मूला को डिफाइन किया जाता है, देखिए हमारा इंग्लिश कैसे होता है, दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माय, असे लिखते क्या हम? माझे नाव मंजिरी आहे, माझे आहे मंजिरी नाव, सब ऐसे बोलते क्या हम? नहीं बोलते। हमारा एक ग्रामर होता है कि नहीं, वे ऑफ राइटिंग होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी सिंटैक्स कहा जाता है उसको। सिंटैक्स क्या होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना के रखते हैं कि अगर आपको इफ फॉर्मूला लिखना है तो इसी तरह से लिखना है। इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या बोलते हैं कंडीशन, कॉमा करके ट्रू एग्जीक्यूशन, कॉमा करके फॉल्स एग्जीक्यूशन एंड ब्रैकेट कंप्लीट। इसमें भी अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉमा कर दिया सपोज, देखो क्या आ गया, प्रॉब्लम इन द फॉर्मूला, है कि नहीं? प्रॉब्लम इन द फॉर्मूला। आपने कहीं पे भी इक्वल टू डाल दिया, कहीं पे भी अंडर साइन डाल दिया, कहीं पे भी कोटेशन डाल दिए, तो ऐसे अलाउड नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजों को क्या किया है, प्री डिफाइंड करके। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या फॉर्मूला? इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। इसको सिंटैक्स कहा जाता है ना, फॉर्मूला कहा जाता है कि इसी पैटर्न में आपको लिखना है तो ही आपका आंसर आपको मिलेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई कैसे भी लिखेगा अपने मन से तो वैसे नहीं होता है, फिक्स रूल्स होते हैं। सिंटैक्स यानी क्या होता है, रूल्स होते हैं, उस रूल के हिसाब से ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ही आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो ये मेरे आंसर्स हो गए। देखो मैंने प्रमोद को 4 कर दिया, यहाँ पे उसका आंसर 4 कर दिया, तो इनको 1 मार्क यहाँ पे आ गया। मीनाक्षी को यहाँ पे अगर मैं 4 कर देती हूँ इसका आंसर, तो इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अभी मार्क्स 3 के लिए मुझे करना है, 4 के लिए करना है, 5 के लिए। फिर से मैं कह रही हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट कंप्लीट लॉजिकल टेस्ट। क्या लॉजिकल टेस्ट है मेरी? नाउ दिस टाइम मेरा सी और डी हो गया, मेरा कौन सा है आंसर 3। आंसर 3 कहाँ पे स्टोर्ड है? ई में। E1 इज इक्वल्स टू E3 कॉमा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी भी क्या होगा, वही होगा। मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, डॉलर, हाँ डॉलर ई डॉलर, तो क्या हो गया, हर मार्क्स डॉलर E1 से ही कंपेयर होते जाएंगे। देखिए बराबर है क्या सबके मार्क्स? E के मार्क्स, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 के मार्क्स 2 है इसका करेक्ट आंसर। आता है मंगेशने 1 लिहिलं होतं, आपण याला 2 केलं, 2 केल्याबरोबर काय झालं, मंगेशला 1 मार्क कमी आला। स्वातीने 2 केल्याबद्दल काय झालं, रिव्हॅल्युएशनला टाकलं स्वातीने, है की नाही? मी 2 लिहिलं होतं, झालं तिचं रिवैल्यूएशन मध्ये करेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये ऐसे देखिए, मैंने अभी आपको 1 2 3 बार ये मार्क फॉर्मूला एंटर करके रखे, लेकिन मेरे 50 क्वेश्चन से तो मैं 50 बार एंट्री करूंगी क्या फॉर्मूला की? नहीं, जस्ट यू हैव टू कॉपी द फॉर्मूला, ड्रैग कर दिया, जैसे नीचे ड्रैग कर दिया वैसे ही मुझे राइट साइड में भी ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन राइट साइड में ड्रैग करने के बाद क्या हो गया, मेरा ई वाला जो था वो एफ हो गया,
है ना. एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, लेकिन एक्सेल इज वेरी परफेक्ट ऑल्सो. उसने जो इंक्रीमेंट करना है उसको इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन ये ई को इंक्रीमेंट किया क्या? नहीं किया, क्योंकि हमने उसको क्या कहा था? इसको एब्सोल्यूट करने के लिए कहा था, है ना. तो यहाँ पे हमको ई को निकाल के एफ कर देना पड़ेगा. ठीक है, $F डॉलर. तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, नीचे ड्रैग कर दिया. फिर इसको और आगे ड्रैग कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे हो गया G3, लेकिन ये कंपेयर किससे कर रहा है? F से कंपेयर कर रहा है, इसलिए 0 मार्क्स दे देगा. तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है? $1 से कंपैरिजन करना है. नाउ ड्रैग द फॉर्म्युला. जमलं का? बघा आता पुन्हा मीनाक्षीला 0 मार्क मिळाले. हे आन्सर 1 होतं, त्यांनी 2 दिलं. स्वातीनी पण 2 दिलं. आता मिळाले त्यांना 1-1 मार्क. मिळालं का? पहा बरं, लगेच मार्क मिळाले. इथे यांचं आन्सर काय आहे? निशांतने 2 म्हटलं नव्हतं, नंतर यांनी स्वातीने 2 नव्हतं म्हटलं, त्यांना मार्क मिळाले. कळलं का बेटा? समझ गए? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Any doubt? यहाँ तक के समझ गया? क्या किया हमने? हमने पहले वो रोल नंबर डाल दिए, स्टूडेंट्स के नाम डाल दिए, और उन्होंने जो आंसर दिए थे, देखो एक पर्सन के 50 कॉलम बनेंगे. अभी हमारे 5 कॉलम बने हैं, बाद में तुम्हारे कितने बनेंगे? 50 बनेंगे. 50 कॉलम में उनके आंसर्स वहां पे आ गए हैं, और 50 लोगों के भी आंसर्स आ गए हैं. अभी 5 लोग और 5 आंसर्स ऐसे हमारे यहाँ पे मिल गए हैं, और उनके फिर हर एक क्वेश्चंस के मार्क्स भी आ गए हैं. राइट. अब ये मार्क्स आने के बाद अब मुझे करना है इनकी टोटल. ठीक है, चलो अब टोटल कैसे करेंगे? टोटल किस चीज की चाहिए? Marks की. Correct answers. करेक्ट आंसर्स की नहीं चाहिए. करेक्ट आंसर की टोटल क्या करेंगे बेटा? टोटल मार्क्स की चाहिए. मार्क्स Marks 1, Marks 2, Marks 3. मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3. हाँ देखो, अभी हम क्या करते हैं कि देखो, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक द टोटल. हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो, कौन बोलता है? सोनल. मॅडम तो फॉर्म्युला एकदा रिपीट. हा सोनाली हाँ 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 मॅडम तो फॉर्म्युला एकदा रिपीट करतात का थोडं? हो करू ना आपण, काय सर करू. कोणता फॉर्म्युला पाहिजे तुला? मार्क्स 1 तो हा मार्क्सचा हा मार्क्सचा फॉर्म्युला आहे बघा. इक्वल टू इफ, पहिल्यांदा आपण काय केलं? मार्क्स 1 साठी आपण म्हणजे पहिल्यांदा पहिला आन्सर चेक केला आपण, जसं आपण मॅन्युअली करतो की नाही बेटा, आहे ना. जसं म्हटलं की हा हा आता जसं ही रोल नंबर 1 आहे, पण मीनलचा हा आहे. हा तिने लिहिलं 3, आपलं उत्तर आहे 3. 3 मग तिला किती झालं? 1 मार्क मिळाला. दुसरा प्रश्न 4, 1 मार्क मिळाला. तिसरा प्रश्न 2, करेक्ट आन्सर सोबत आपण कंपॅरिझन करू त्याला, हो की नाही. तर आपण ह्याला आता इथे असं कंपॅरिझन करतो आहे की जर एक आपण आन्सर की एका ठिकाणी स्टोअर करून ठेवली, ठीक आहे, या लाईनीमध्ये आपण आन्सर की स्टोअर करून ठेवली. मी यासाठी वरती करून ठेवली की जेणेकरून आपल्याला इथल्या इथे पटापट व्हॅल्यू दिसल्या पाहिजे. ही आन्सर की मी इथे पण करू शकते. हे जे आहे ना इथे 3, 4, 2, 1, 2 अशी मी करून ठेवली समजा. आणि इथे मी फॉर्म्युला मध्ये इथे C1 न टाकता हा ऍड्रेस टाकला. ओ किती आहे? O15, O15, O16, O17, O18, O19 तरी चालतं, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण मध्ये आपल्याला शोधायला लागतं की अरे हे बरोबर आहे का? हे इथल्या इथे राहिलं म्हणजे कसं होतं, पटकन आपल्या लक्षात येऊन जातं. इकडे तिकडे बघायची गरज नाही. एकदा इथे बघा, एकदा इथे बघा. इथे कसं एका लाईनीमध्ये आपल्याला दिसायला कळलं. तर आता फॉर्म्युला काय टाकला आपण? जर म्हणजे इफ C1 म्हणजे ही बघ, ही C1 कुठे आहे? हे इथे. C1 ची व्हॅल्यू, आणि मिनलने दिलेला आन्सर कुठे स्टोअर केला आपण? C3 ला केलेला आहे. इफ C1 ची व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू C3 ची व्हॅल्यू, तर हिला 1 मार्क दे, नाही तर हिला 0 मार्क. आणि हा फॉर्म्युला कुठे टाकला? ह्या मार्क्स 1 च्या लाईनीत टाकला.
मिनलच्या लाईनीमध्ये मार्क्स 1च्या खालती टाक. इफ C1 इज इक्वल्स टू C3, 1, 0. पण आता काय झालं, जेव्हा आपण ह्या फॉर्म्युलाला खालती कॉपी केलं तेव्हा काय झालं, तेव्हा त्यांनी C1 ची व्हॅल्यू C2 करून टाकलं, मग C3 केलं, मग C4 केलं, आणि इकडे C3 च्या नंतर पण C4, C5, C6 असा तो इन्क्रिमेंट त्याला करत गेला, कारण की एक्सेलला हे शिकवलेलं आहे की जर फॉर्म्युला कॉपी केला तर त्याचे नंबर्स काय करायचे, ऑटोमॅटिकली इन्क्रिमेंट करायचे. तर त्यांनी आपल्या शिकवल्याप्रमाणे बरोबर केलं, त्याच्या रूल प्रमाणे त्यांनी बरोबर केलं, पण आपल्याला त्याच्या रूल प्रमाणे नको होतं. आपल्याला काय रूल लावायचा आहे, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज फक्त एकाच सेलशी आपल्याला कम्पेअर करायचे आहे ना. हे सगळ्यांचे जे मार्क आहे, मिनलचे मार्क कम्पेअर करा आन्सरशी, निशांतचे मार्क कम्पेअर करा आन्सरशी, मीनाक्षीचे मार्क कम्पेअर करा आन्सरशी, स्वातीचे मार्क कम्पेअर कर आन्सरशी. असं मला सगळं करायचं आहे. म्हणून मी काय केलं, ही जी आन्सर की आहे ही फिक्स आहे, तिला बदलायचं नाही आम्हाला, म्हणून मी त्याला काय केलं, ऍब्सोल्यूट करून टाकलं. अब ऍब्सोल्यूट करायचं म्हणजे काय करायचं, त्या ज्या सेल ऍड्रेस आहे त्याच्या आधी आणि नंतर एक डॉलरचा सिम्बॉल लावून द्यायचा. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल, तो ऍड्रेस तुमचा पक्का होऊन जाईल. ठीक आहे, फिक्स राहील है ना. थ्रू आउट द चेकिंग तुमचा तो ऍड्रेस फिक्स होईल. आता पहा, आपण नंतर पुढे गेलो तर काय झालं, C1 फिक्स आहे, C2 बदलला है ना, C3 च्या ऐवजी C4 झाला, 5 झाला, 6 झाला, 7 झाला, 8 झाला, पण C1 ऍज इट इज. कळलं. घेऊन जातो फॉर्म्युला इक्वल टू इफ ब्रॅकेट मध्ये $C$1 इक्वल्स टू C3, 1, 0. कळलं, समजलं. मीनाक्षी, अजून कोणाला डाउट आहे का, किसी को और प्रॉब्लम है, नो मैम. समझ गया. हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया मीनाक्षी, आवाज ब्रेक हो रही थी तो बराबर समझ में नहीं है. नहीं समझ में आया. देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिए हुए आंसर्स हम हमारे आंसर की से चेक कर रहे हैं हर बार, है ना. तो हम चेक कर रहे हैं इफ द फिक्स वैल्यू विच इज आंसर की इज इक्वल्स टू गिवन आंसर्स, है कि नहीं. ये हमारी फिक्स वैल्यू है क्योंकि ये आंसर की है हमारी, इसको कंपेयर कर रहे हैं हर वैल्यू से, हर आंसर से. अब मीनल ने 4 कहा, 4 आंसर था, उसको 1 मार्क मिल गया. निशांत ने 2 आंसर दिया है, 2 ऑप्शंस दिए हैं और एक्चुअल आंसर है 4, तो उसको 0 मार्क्स मिल गए. फिर मीनाक्षी ने 4 आंसर दिया है तो उसको 1 मार्क मिल गया. फिर इसने 2 दिया है मंगेश ने, तो उसको 0 मार्क्स मिल गए. कहाँ पे 0 मिल गए, यहाँ मार्क्स के यहाँ पे 0. समझ रहे? यस मैम. समझ गया. किसी को डाउट है अभी भी, पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. हाँ, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं. मैम एक बात पूछ सकती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये रोल नंबर हम लोग ने रो 2 में लिखा हुआ है, रोल नंबर स्टूडेंट्स नेम ये रो 2 में लिखा है, अगर इसको रो 1 में लिखते हैं और आंसर्स जो है इसको रो 2 में लिखते हैं तो हमको डॉलर साइन लगाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि फिर वो बराबर बाय डिफॉल्ट ले लेगा ना. नहीं नहीं नहीं, डॉलर किस लिए ले रहे हैं हम, to keep the value of cell fixed. to make the values as a fixed value. मैं करके दिखाती हूँ. yes. आपका जो डाउट है ना, इसको निकाल देती हूँ मैं यहाँ से. देखो मैं इसको कट कर दे रही हूँ, कंट्रोल X. ठीक है, मैं इसको यहाँ दे देती हूँ, कंट्रोल V. कंट्रोल, देखो ये कंट्रोल कमांड भी आ जाएंगे आपको. कंट्रोल C इज कॉपी, कंट्रोल X इज कट एंड कंट्रोल V इज पेस्ट. ठीक है, मैंने ये कर दिया. अब इनको क्या डाउट है कि अगर मैं इसको ऊपर ले लूं और इसको नीचे ले लूं, है ना, इसको मैं कट करती हूँ, ऊपर में ले लूं, राइट. और ये जो आंसर की थी उसको उसके नीचे ले लेते हैं, ऐसा ही था ना आपका. जी 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 बिल्कुल.
कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अगर मैं इस केस में यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए आप। हाँ जी, अभी क्या कंपेयर हो रहा है, C2 get compared with C3. This is C2 C2 compare. and this is C3, यस right? यस, हाँ अब इसमें से मैं डॉलर सिंबल निकाल देती हूँ, है ना? जी। डॉलर सिंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? C2 is equals to C3, तो एक मार्क नहीं तो 0 मार्क्स। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर देती हूँ नीचे में। गलत। क्या हुआ? वो फिर भी चेंज होगा ही, क्योंकि वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं की है ना, तो वो नीचे Value नीचे absolute आते नहीं जाएगा। है, हाँ। तो डॉलर सिंबल किस लिए लगा रहे हैं हम? टू मेक दैट एज ए एब्सोल्यूट, ओके टू मेक दैट एज ए फिक्स। ओके अदरवाइज जरूरत ही नहीं थी हमको, ओके, गॉट इट है कि नहीं? थैंक यू देखो मैम। देखो, है ना? देखो ये चेंज हो गया, जी ये है ना? ये यहाँ पे क्या था, C2 और C2 और 3 का कंपैरिजन था। अब यहाँ पे हाँ क्या हो गया, 3 और 4 3 का और कंपैरिजन हो गया। जी जी जी, हमको और 3 कंपैरिजन कौन 2 है? से करना है। हाँ हाँ हाँ, गॉट 3 इट यानी मैम, मीनल ने जो, हाँ मीनल ने जो मार्क्स दिए वो निशान के साथ कंपेयर हो रहे। अब लकीली ये 3 है और ये भी 3 है, तो उसको मार्क्स मिल गए। ये हाँ अगर हाँ 1 रहते तो इनको 0 तो मार्क्स मिल गलत हो गए। जाए, वेरी ट्रू, गॉट इट मैम, जबकि थैंक यू मैम। जबकि निशान का आंसर सही था, जी है कि नहीं? तो जी इसलिए हमको उनको क्या करना है, एब्सोल्यूट कर देना है। जी जी ठीक है, और एक चीज मार्क कीजिए आप, जब मैंने यहाँ से उसको निकाल के वहां डाल दिया, सेल को चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिए, फिर भी हमारे वैल्यूज क्या हो गए यहाँ पे, एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो हम C1 से कंपैरिजन कर रहे थे वो C2 से हो रहा है। दिख रहा है क्या आपको? जी जी जी, गॉट इट, थैंक यू मैम। बिकॉज एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, है ना? तो इसको मुझे डॉलर बनाना ही बनाना है। कर लगा? जी हम्म? जी मैम। चलो, अभी क्या करना है, नाउ आई वांट टू मेक द टोटल ऑफ ऑटो सिंबल। समेशन का सिंबल जो होता है इसको कहते हैं ऑटो सम। क्या कहते हैं? ऑटो से ऑटो सम। तो इसको अगर हम क्लिक कर दें, देखिए हमको क्या करना है, जहां पे मुझे आंसर चाहिए वहां पे उसको एक्टिव करना जरूरी है। मैंने यहाँ पे आंसर चाहिए टोटल के नीचे, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है, एक्टिव कर दिया है, एंड देन आई क्लिक समेशन सिंबल। सी द, मॅम ऑटो समचं थोडंसं रिपीट. हा हा हा, लक्षात आलं. आता बघा तुमचं सिलेक्शन काय झालेलं आहे ते बघा बरं। पूरा ही ले मार्क्स लिया, का आंसर से लेके मार्क्स तक पूरा ले लिया। मार्क्स और आंसर का सिलेक्शन हुआ। मार्क्स के साथ में आंसर की भी सिलेक्शन हो गया है। हाँ अब क्यों हो गया है? क्योंकि ऑटो सम में उसको बाय डिफॉल्ट यही बताया गया है कि जितने भी नंबर्स होंगे उनको ले लो, तो उसने ले लिया। इसमें गलती है क्या कंप्यूटर की? नहीं नहीं है, ये तो नहीं। गलती हमारी है कि हमने यहाँ पे ऑटो सम लगा दिया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14। 5 मार्क्स के कंपैरिजन में 14 मार्क्स मिल रहे हैं उसको। हमारे आउट ऑफ कितने हैं? 5 है, और यहाँ पे मार्क्स कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए, मैं अगर यहाँ पे उसको देती हूँ और ऑटो सम करती हूँ तो क्या होता है, देखो वो यहाँ आंसर पे भी एक प्रॉब्लम है, वो आंसर की के साथ में उसको ले रहा है। जी 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 तो ऐसे समय देखिए, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि मुझे अगर सम करनी है और अगर आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे ये सारी वैल्यूज की सम करनी है, तो आप इमीडिएटली उसको सम में ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है, देखो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ और मैंने कह दिया ऑटो सम, तो मुझे पता है ये 1 से लेके 6 तक के लोगों के ही वैल्यूज है, तो मैं कंफर्मेशन के लिए एंटर करके उसको ले सकती हूँ। इट इज वेरी इजी। लेकिन यहाँ के केस में मुझे नहीं लेना। सो इन दैट केस, ये तो आपके लिए मैंने बता दिया है कि ऑटो सम समेशन का सिंबल से आती है और इट इज इजीएस्ट वे टू मेक द सम। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यूज की सम चाहिए
तो वो केस में मैं क्या करूंगी, आई वांट टू इंसर्ट द फॉर्मूला इक्वल टू सम। सम के साथ में मैं दे रही हूँ उसकी रेंज। जब भी हमने क्या किया था, दो वैल्यूज से, तो हमने दो वैल्यूज का a1 एंड a1 प्लस b1 ऐसे कर दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे रेंज देना, रेंज कहाँ से देना है, जहां से मेरे मार्क्स 1 आ रहे हैं। मार्क्स 1 कहाँ पे है, H3 कोलन H3 कोलन मेरे आ रहे हैं L3, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड। आगे एक बार मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरे जो मार्क्स से बराबर है, मैं उसको नीचे तक के ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, अब इन लोगों को ये सारे मार्क्स मिल गए। अब मुझे निकालना है रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक के समझ गया, मार्क्स मिल गए, टोटल Yes, मार्क्स आ ma'am. गए। अगर समेशन सिंबल डाले रहते तो 4 की जगह 14 मार्क्स मिले रहते है ना, जो गलत था। गलत नहीं करना है कभी भी। और इसमें एक मजे की बात मैं बताती हूँ आपको, अगर यहाँ पे कुछ गैप भी रहती ना, फिर भी हम समेशन सिंबल का यूज कर सकते थे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आई एम इंसर्टिंग वन कॉलम हियर, इंसर्ट एक कॉलम। ये भी पढ़ाना हो जाता है आपको कि कहीं अगर मुझे गलती से एक आध कॉलम डालना है, रह गया है, तो मैं वहां जाके एक इंसर्ट कॉलम का सिंबल डाल के इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करती हूँ, समेशन का सिंबल, एक मिनट, हाँ, तो देखिए अब मेरा परफेक्ट आ रहा है क्या, इतने से इतने रो Yes, मुझे ma'am. बराबर मिल रहे हैं। तो आपको वेज है बहुत सारे, अगर ऐसा कुछ डेटा है तो बीच में एक आध रो इंसर्ट कर दीजिए, एक आध कॉलम इंसर्ट कर दीजिए और उसको टोटल में समेशन के सिंबल से ले लीजिए। नहीं तो फिर हम हमारा फॉर्मूला डाल नहीं सकते। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला में डाल के लिखा है, तो फॉर्मूले से भी हमने किया है इक्वल टू सम एंड वी हैव टू इंसर्ट द रेंज। जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंज डाल दी तो मेरा एड्रेस बदल गए। अब मेरा I3 कोलन M3 है कि नहीं, ये आ गया मेरा टोटल सब जगह पे, है ना। अब मैं कर रही हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे होगा, रिजल्ट में मेरे मन से दे रही हूँ कि अगर 50% से ज्यादा मार्क्स है तो ही वो पास, नहीं तो वो फेल। अब 5 में से 3 मार्क्स अगर आपको है तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला इक्वल टू इफ अगर मेरा रिजल्ट कहाँ पे है, टोटल मार्क्स कहाँ पे है, N4 में है ना। इफ द वैल्यू एट N4 नहीं N3 में है, वैल्यू एट N3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2.5, 2.5 भी कर सकते हैं, 50% पासिंग अगर हमको देना है तो 2.5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो, कॉमा। अब मेरा रिजल्ट क्या है, पास या फेल। तो यहाँ पे नाउ इन दिस केस आई वांट टू इंसर्ट कैरेक्टर, तो उसके लिए मुझे देना है डबल कोटेशन में पास या डबल कोटेशन में ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर। मीनल तर पास झाली, तर बाकीचे लोक कोण कोण पास होतात बघू आपण। निशांत फेल, मीनाक्षी पास, मंगेश फेल, स्वाती पास आणि प्रमोद फेल। या प्रमोदने टाकलं पुन्हा रिव्हॅल्युएशनला, आहे की नाही, रिव्हॅल्युएशनला टाकल्यानंतर कळलं की यांनी इथे आन्सर 2 दिलं होतं 3 च्या ऐवजी। पहा बरं अजून रिझल्ट बदलतो का, अजून बघूया। आन्सर वॉज 1, तर हे काय झाले, पास झाले। म्हणजे जे काही व्हॅल्युएशन आपण इथे केलं होतं, आहे की नाही, मार्क्स चेकिंग केलं होतं, तिथे आपल्याला चेक करायची गरज है का, नहीं। वहां पे हमको फिर से फॉर्मूला एडिट करने की जरूरत है क्या, नहीं। हमने रिजल्ट टोटल में लिखा था फॉर्मूला, वो भी हमने चेंज नहीं किया, और रिजल्ट का फॉर्मूला भी हमने क्या किया, चेंज नहीं किया। ऑटोमेटिकली सारे
फॉर्मूलाज इमीडिएटली अपडेट हो गए हैं जैसे इनने वैल्यू चेंज की। अगर हम यहाँ पे उसको चेंज, बाबा कौन बात कर रहे हैं बेटा? देखो अगर ये चेंज करते हैं तो फिर से हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है? पास या ठीक है। चलो इतना समझ गए? थक Yes, गए ma'am. लगता मुझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you please repeat the formula for result once? हाँ यस आई कैन। लिखो इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू एट n3 यानी n3 लिखा मैंने। n3 का मीनिंग क्या होता है? n कॉलम के तीसरे रो में जो भी वैल्यूज है वो चेक करो। इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 कॉमा डबल कोटेशन में पास कॉमा डबल कोटेशन में फेल। Wait, got it. देखिए हमने 2 बार ये फॉर्मूला लिखा। फर्स्ट टाइम जब हमने इफ का फॉर्मूला लिखा तब क्या हुआ? तब हमने कॉमा 1 कॉमा 0 लिखा। डिफरेंस देखिए दो फॉर्मूलाज में। हमने क्या किया? यहाँ पे ट्रू एग्जीक्यूशन के लिए 1 दे दिया, फॉल्स एग्जीक्यूशन के लिए 0 दे दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? ट्रू एग्जीक्यूशन के लिए कोटेशन में पास लिखा। यानी अगर मुझे नंबर वाला आंसर चाहिए तो मैं डायरेक्टली नंबर लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कैरेक्टर टाइप आंसर चाहिए ट्रू एग्जीक्यूशन में और फॉल्स एग्जीक्यूशन में तो मैं वहां पे डबल कोटेशन के साथ कैरेक्टर्स दे सकती हूँ, राइट? सो दिस वे वी कैन इंसर्ट द फॉर्मूला। समझ लगा बेटा? Yes, ma'am. एनी Yes, डाउट? ma'am. नहीं ना? इतना समझ गए? चलो जाऊं मैं आगे कि ब्रेक चाहिए? काय म्हणतात? मॅडम ब्रेक घ्यायचा आहे का 5 मिनिटाचा? हो ह्या लोकांना विचारा, मला काय प्रॉब्लेम नहीं। पार्टिसिपेंट्स ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करना है? 5 मिनट ब्रेक। ठीक है 5 मिनट का ब्रेक ले लेते मैम। यस मैम। ठीक है 5 मिनट। उससे पहले जस्ट अ मिनट। उससे पहले हमको क्या करना है? वी मस्ट सेव द फाइल, है ना? फाइल सेव करने के लिए क्या करना है? फाइल एंड सेव। आपको वो पूछेगा कि कहाँ पे सेव करनी है। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होती है? माय डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाती है। लेकिन अगर मुझे कोई ये डॉक्यूमेंट वाला आ गया, यहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे। मुझे अगर किसी जगह पे सेव करनी है तो उसको मैं सेव कर सकती हूँ, लेकिन जब भी फाइल नेम देना है, फाइल नेम शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? जो डेटा हमने इसमें स्टोर करके रखा है उसी टाइप का नाम उसको देना है, ठीक है ना? नहीं तो राधा 1 2 3 4, मोनू 1 2 3 4, सोनू 1 2 3 4 ऐसे नाम नहीं देने हैं। हमने क्या डेटा स्टोर करके रखा है? अगर हमने सिटी वाइज डेटा कलेक्शन करके रखा है तो सिटी वाइज, हमने प्री पीएचडी का डेटा रखा है तो प्री पीएचडी वाइज, हमने कोई और डेटा रखा है स्टूडेंट्स का 2016 का तो 2016। तो जो डेटा उसमें है, अगर रिजल्ट है तो रिजल्ट रिलेटेड डेटा, अगर एग्जाम है सेशनल है तो सेशनल रिलेटेड उसका नाम। तो नाम आपका कैसे होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे दे रही हूँ प्री पीएचडी। आज की डेट क्या है? 14th of October 21। अगर मुझे कहीं पे भी किसी डेट में भी मुझे डेटा नीचे काम पड़े तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा यूजिंग द पर्टिकुलर प्रॉपर नेम, ठीक है? एक बार नेम सेव कर लिया, एक बार फाइल सेव कर लिया अपनी, तो आपका डेटा सेफ रहता है। सेव करने के लिए और बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे एक सेव का ऑप्शन आपको दिखता है, उसके साथ ही कमांड है कंट्रोल एस। कुछ कमांड आपको याद रखने हैं, है ना? कंट्रोल एस इज टू सेव द फाइल। लिख लो आप आपके पास, कंट्रोल एस टू सेव द फाइल। फाइल मेनू पे क्लिक करके फाइल प्लस एस मीन्स सेव, वो भी सेव के लिए होता है। फाइल प्लस सेव एज, दैट इज ऑल्सो टू सेव द फाइल एट अनदर लोकेशन, ठीक है? तो इस तरह से हम हमारे फाइल्स को सेव करके रख रहे हैं।
सेव करने के बाद आप अभी 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं 5 मिनट। मॅडम 5 मिनिटं ब्रेक देऊ काय? हो मॅम, हो हो. हाँ